नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसक है, केम छो, हेलो एंड वेलकम इन गेट वाला। सो स्टूडेंट, जो तुम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूट्यूब सीरीज चल रहा है, आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। अभी तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 45 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 46 ले रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो लास्ट लेक्चर में मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथ वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। पहले आज उसको कंप्लीट करेंगे, उसमें थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद नया चैप्टर दैट इज कंबाइंड लोडिंग भी आज स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, पहले तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन वाले टॉपिक में चैप्टर में जो पार्ट बचा था वो स्ट्रेन रोजेट है। तो पहले हम लोग स्ट्रेन रोजेट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग कंबाइंड लोडिंग दैट इज नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्ट्रेन रोजेट में आ जाते हैं। सर, ये स्ट्रेन रोजेट होता क्या है? ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले स्ट्रेन रोजेट में तो हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को स्ट्रेन गेज समझना पड़ेगा। यहां उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, स्ट्रेन गेज आर डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू मेजर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन in any one particular direction on the surface of body subjected to external load। क्या है ये स्ट्रेन गेज? स्ट्रेन गेज सिंपली एक मैकेनिकल डिवाइस है या एक डिवाइस है जो मैं जिस डायरेक्शन में उसको अलाइन करूंगा। जैसे सपोज मैं इस स्ट्रेन गेज को इस डायरेक्शन में अलाइन किया हूं, इस डायरेक्शन को एक बार के लिए मैं एक्स डैश बोल देता हूं। तो अगर इस डायरेक्शन को मैं एक्स डैश बोला हूं तो ये क्या करेगा, इस एक्स डैश डायरेक्शन के नॉर्मल स्ट्रेन को मेजर कर लेगा। नॉर्मल स्ट्रेन मतलब इस एक्स डैश डायरेक्शन के चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ को मेजर कर लेगा। जैसा कि हम लोग को पता है कि स्ट्रेन जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल मतलब उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन बेसिकली है क्या, नॉर्मल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो अगर मैं किसी डायरेक्शन का चेंज इन लेंथ मेजर कर लिया और डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ कर दूंगा तो मेरा स्ट्रेन निकल जाएगा क्या। तो स्ट्रेन को हमेशा हम लोग मेजर कर सकते हैं, और उसी को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस है जिसका नाम है स्ट्रेन गेज, जो जिस डायरेक्शन में मैं अलाइन करूंगा उस डायरेक्शन के नॉर्मल स्ट्रेन को मेजर कर लेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी हम लोग को इसके वर्किंग में नहीं जाना है कि ये इस डायरेक्शन के नॉर्मल स्ट्रेन को कैसे मेजर करेगा। हम लोग को वैसे स्ट्रेन गेज नामक डिवाइस है, उसका यूज करके हम लोग को स्ट्रेन रोजेट बनाना है। अब स्ट्रेन रोजेट क्या होता है वो समझते हैं। तो अभी मैं जब स्ट्रेन रोजेट बता रहा हूं ना, तो वो तुम लोग को मैं समझा रहा हूं प्लेन स्ट्रेन कंडीशन के लिए। ठीक है, अभी हम लोग किसके लिए समझेंगे स्ट्रेन रोजेट? प्लेन स्ट्रेन कंडीशन के लिए। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन के लिए स्ट्रेन रोजेट क्या है? स्ट्रेन रोजेट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रेन गेजेस used to measure the state of strain at a point on the surface of body subjected to external load। ध्यान देना, यहां सबसे की पॉइंट क्या है? सबसे पहले 3 स्ट्रेन गेज। मैं क्या बोला? स्ट्रेन रोजेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रेन गेजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। क्यों? अगर हम लोग प्लेन स्ट्रेन कंडीशन के हिसाब से बात करें तो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेन एलिमेंट होंगे ना, वो 3 होंगे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेन एलिमेंट कितने होंगे सर? 3। अगर तुम लोग प्लेन स्ट्रेन कंडीशन के लिए इसको 2 तरीके से तुम लोग इसको विजुलाइज कर सकते हो। पहला, अगर मैं प्लेन स्ट्रेन कंडीशन के लिए स्ट्रेन मैट्रिक्स भी बनाता हूं, तो स्ट्रेन मैट्रिक्स में प्लेन स्ट्रेन या 2D स्ट्रेन कंडीशन के लिए 4 एलिमेंट आते हैं क्या? अगर मैं इधर x लिखूं, इधर y लिखूं, इधर x लिखूं, इधर y लिखूं, तो ये क्या होगा? एप्सिलॉन xx, ये होता है एप्सिलॉन yy, ये होता है गामा xy डिवाइड बाई 2, यस सर, और ये होता है गामा yx डिवाइड बाई 2। ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे टोटल एलिमेंट तो 4 है, बट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट देखोगे ना, तो यहां नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट 3 है। कैसे? एक ये नॉर्मल स्ट्रेन, एक ये नॉर्मल स्ट्रेन, 2 हो गया। ये दोनों तो बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा, तो इन दोनों में इंडिपेंडेंट एलिमेंट एक ही है क्या? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेन एलिमेंट कितने हैं? 3। और चूंकि प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में 3 इंडिपेंडेंट स्ट्रेन एलिमेंट है, तो अगर मैं किसी भी 3 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन पता कर लूंगा, 3 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन पता कर लूंगा, तो मैं किसी भी डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल सकता हूं। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेन रोजेट में 3 नॉर्मल स्ट्रेन गेज यूज करते हैं। स्ट्रेन रोजेट का बेसिक पर्पस क्या है कि हम लोग स्ट्रेन गेज 3 डायरेक्शन में लगाएंगे, वो उन 3 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन को मेजर कर लेगा जिस डायरेक्शन में लाइन किए हैं, और जैसे मेरे को 3 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन पता चल गया ना, तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेन हो चाहे शियर स्ट्रेन हो। कैसे? एक और तरीके से समझाता हूं, ध्यान देना। हम लोग को यह पता है क्या, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने किसी भी इंक्लाइन डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मुला देखा था और शियर स्ट्रेन निकालने का फॉर्मुला था। ठीक है, एप्सिलॉन एक्स डैश का फॉर्मुला क्या था? एप्सिलॉन एक्स डैश का फॉर्मुला था एप्सिलॉन एक्स, और उसको याद रखने का ट्रिक भी बताया था, प्लस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2, यस सर, प्लस एप्सिलॉन एक्स एक्स, ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के स्ट्रेन रोजेट में यही फॉर्मुला सबसे ज्यादा यूज होगा, माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा। उसको याद रखने का ट्रिक क्या था?
जो मेरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का फॉर्मूला था उसमें सिग्मा को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दो और टाउ को गामा बाई 2 से रिप्लेस कर दो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली शियर स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या था? शियर स्ट्रेन को हम लोग बोलते थे गामा एक्स डैश वाई डैश, और ये निकालने का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, अगेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के फॉर्मूले में टाउ को गामा बाई 2 से और सिग्मा को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दो। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के फॉर्मूले में एलएचएस में आता है टाउ एक्स वाई, सॉरी टाउ डैश आता है, तो यहां टाउ डैश की जगह क्या आएगा? गामा एक्स डैश वाई डैश डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला को याद रखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस में आता है माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा। तो उसकी जगह ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन एक्स एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा, प्लस उसमें होता था टाउ एक्स वाई, तो उसकी जगह ये क्या हो जाएगा? गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले से साइन कन्वेक्शन इसका हर चीज में ऑलरेडी बता रखा हूं, लेकिन इस फॉर्मूले से अगर मेरे को एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई पता है तो मैं किसी भी डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर। तो उसके लिए मेरे को 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई गामा एक्स वाई। मान लो मैं ये डायरेक्ट ना देखे, मैं क्या करूं? 3 डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा दूं। अच्छा 3 डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगाऊंगा तो जिस 3 डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगाऊंगा उस 3 डायरेक्शन का मेरे को नॉर्मल स्ट्रेन पता होगा क्या? अच्छा ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन के साथ साथ वो 3 डायरेक्शन का मेरे को थीटा भी पता होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैं नॉर्मल स्ट्रेन गेज लगाया हूं उस डायरेक्शन का थीटा पता होगा। थीटा मतलब जो इस फॉर्मूले में थीटा है, और इस फॉर्मूले में थीटा क्या है? जिस भी डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन का बात करें उस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, अगर वो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा को प्लस ले लेना, क्लॉकवाइज है तो माइनस ले लेना। तो मेरे को अगर 3 डायरेक्शन में मैं स्ट्रेन गेज लगा दूं तो मेरे को 3 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन और उनका थीटा पता होगा। ठीक है, तो मान लो एक थीटा को मैं थीटा 1 बोला, उसके नॉर्मल स्ट्रेन को मैं एप्सिलॉन थीटा 1 बोला, तो यहां मैं थीटा की जगह थीटा 1 और एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह एप्सिलॉन थीटा 1 पुट कर दूंगा तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। अदर स्ट्रेन गेज का थीटा को मैं थीटा 2 बोल रहा हूं, उसके नॉर्मल स्ट्रेन को मैं एप्सिलॉन थीटा 2 बोल रहा हूं, तो यहां थीटा की जगह थीटा 2 और एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह एप्सिलॉन थीटा 2 पुट कर दूं तो एक और इक्वेशन पता चल जाएगा। थर्ड डायरेक्शन के स्ट्रेन गेज में जिस डायरेक्शन में वो एंगल आ रहा है उसका जो थीटा है उसको थीटा 3 बोल रहा हूं, उसके नॉर्मल स्ट्रेन को मैं एप्सिलॉन थीटा 3 बोल रहा हूं, तो यहां थीटा की जगह थीटा 3 और एप्सिलॉन एक्स की जगह एप्सिलॉन थीटा 3 पुट कर दोगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगा। और 3 इक्वेशन और 3 अननोन, आरएचएस में एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई गामा एक्स वाई भी मेरे को नहीं पता था, पर 3 इक्वेशन पता चल गया और आरएचएस में 3 अननोन है, तो एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई निकल जाएगा क्या? हाँ। और एक बार एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई गामा एक्स वाई निकल गया, उसके बाद किसी भी डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन निकाल सकते हो। यानी अल्टीमेटली क्या है कि प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में मैं वापस समराइज कर रहा हूं, नंबर ऑफ स्ट्रेन एलिमेंट 3 है, तो हम लोग अगर क्या करें 3 स्ट्रेन गेज का कॉम्बिनेशन ले लें, उसको 3 डायरेक्शन में अलाइन कर ले, वो 3 डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, बट हम लोग क्या करते हैं कुछ फिक्स डायरेक्शन ही लेके चलते हैं, उसका एक लॉजिक बताऊंगा, बट वैसे तुम लोग 3 डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, और उन 3 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन मेरे को स्ट्रेन गेज मेजर करके बता देगा, उसका यूज करके हम लोग एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई निकालेंगे, और उसके बाद मैं किसी भी डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल सकता हूं, हर डायरेक्शन का मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 स्ट्रेन गेज का कॉम्बिनेशन लेके उनको 3 डायरेक्शन में अलाइन कर दें और एक डिवाइस बनाए, तो उस कॉम्बिनेशन या उस डिवाइस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन रोजेट। इसका एक सिग्निफिकेंस समझ गए होगे, स्ट्रेन रोजेट का यूज करके हम लोग 3 डायरेक्शन का स्ट्रेन मेजर कर लेंगे और उसका यूज करके हम लोग एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई गामा एक्स वाई जो भी क्वेश्चन में पूछा है सारा चीज निकाल सकते हो, क्योंकि मेरा स्ट्रेन कंडीशन प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट क्या होते हैं? 3। तो उसी चीज को यहां डेफिनेशन वाइज में लिखा हूं कि 3 स्ट्रेन गेज का कॉम्बिनेशन को प्लेन स्ट्रेन के हिसाब से हम लोग क्या करें, स्ट्रेन गेज का कॉम्बिनेशन ले ले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन रोजेट बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, उन 3 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन मेजर कर लेगा और उसके बाद इस इक्वेशंस का यूज करके हम लोग फिर किसी भी डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकाल सकते हैं। उसका पहले क्या करेंगे, उन 3 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन का यूज करके पहले एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई निकालेंगे। क्लियर? किसी भी कंफ्यूजन? ठीक है, लेकिन किन 3 डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज को मैं अलाइन किया हूं उस हिसाब से भी हम लोग स्ट्रेन रोजेट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। क्लियर पॉइंट? वो क्लासिफिकेशन एकदम आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेसिक समरी यही है कि जिस 3 डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज अलाइन होगा, एक बार मैं एक जनरल वे में बताऊं, ठीक है, क्लासिफिकेशन तो देख लेंगे। तो मान लो मेरा 3 स्ट्रेन गेज अलाइन है, उसमें पहला स्ट्रेन गेज जो है वो थीटा 1 एंगल पे लाइन है, और ये थीटा भी फॉर्मूले के हिसाब से बोल रहा हूं, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लूंगा, क्लॉकवाइज है तो माइनस। क्लियर पॉइंट? तो और उस स्ट्रेन गेज का नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन थीटा 1 है। ठीक है, अगला स्ट्रेन गेज थीटा 2 एंगल पे लाइन है और उसका नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन थीटा 2 है।
अगला स्ट्रेन गेज थीटा 3 एंगल पे लाइन है और उसका नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन थीटा 3 है। यस सर। अब 3 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन पता है और नॉर्मल स्ट्रेन का इक्वेशन मेरे को पता है। क्या बेसिक से समझना तुम लोग, किसी भी डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या, एप्सिलॉन एक्स डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई, उसी फॉर्मूले को लिख रहा हूं, यहां समझा रहा हूं इसलिए, डिवाइड बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा। ये हो गया। तो मैं यहां थीटा की जगह थीटा 1, एप्सिलॉन थीटा की जगह एप्सिलॉन थीटा 1 पुट कर दूं तो एक इक्वेशन मिलेगा, इसको पुट करने पे दूसरा इक्वेशन मिलेगा, इसको पुट करने में तीसरा इक्वेशन मिलेगा। 3 इक्वेशन 3 अननोन, क्या निकल जाएगा, एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई एंड गामा एक्स वाई, और वो निकल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो बेसिक प्रिंसिपल तो समझ गए होगे स्ट्रेन रोजेट का। लेकिन अब इसको हम लोग को थोड़ा इजी टू यूज भी बनाना है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको 3 डायरेक्शन में अलाइन करेंगे ना, तो इस तरीके से अलाइन करेंगे जिससे हम लोग का कैलकुलेशन पार्ट बचे, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो हम लोग इसको कुछ वैसे तो कुछ भी 3 डायरेक्शन में अलाइन करो, तो मेरे को 3 थीटा 3 एप्सिलॉन पता है, यहां पुट करो एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई गामा एक्स वाई पता चल जाएगा। लेकिन अपना हम लोग अपने कैलकुलेशन वर्क को बचाने के लिए और कुछ और चीजों को ध्यान पे रखते हुए हम लोग इसको स्टैंडर्डाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज करने से क्या फायदा होगा कि तुम लोग उसके बेसिस पे एक प्रोग्रामिंग करके कैलकुलेटर बना लोगे। मतलब मान लो मैं अगर ये फिक्स कर दूं कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 क्या लेना है, तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेटर बना दूंगा, उसमें अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो वो इन इक्वेशन को खुद से सॉल्व करके कैलकुलेशन आंसर दे देगा कि एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई गामा एक्स वाई कितना होगा। तो मेरे को मैथमेटिकली बार बार कॉपी पेन लेके कैलकुलेटर लेके खुद से अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो हम लोग को स्टैंडर्डाइज स्ट्रेन रोजेट जो है वो 2 पढ़ना है, जिसमें पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। तो एक है रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट। सर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट में ना हम लोग 3 स्ट्रेन गेज को कुछ इस तरीके से अलाइन करेंगे, ध्यान देना। और इसे कैसे कैलकुलेशन वर्क बच रहा खुद सोचो, देखना तुम लोग। दिस इज अवर रेक्टेंगुलर स्ट्रेन गेज रोजेट। मान लो मैं इसको स्ट्रेन गेज ए बोल रहा हूं, इसको स्ट्रेन गेज बी बोल रहा हूं और इसको स्ट्रेन गेज सी बोल रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन में जिस 3 डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा उनका रीडिंग पता होगा, यानी मेरे को एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी और एप्सिलॉन सी पता होगा। क्या जनरली क्वेश्चन में दिया होगा, अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये एंगल सपोज ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, इस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं अभी 5 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। जनरली ये एंगल 45 डिग्री देता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट। गेट में अगर डायग्राम बना के नहीं दिया तो ऐसे बोल देगा, फाई एंगल रेक्टेंगुलर रोजेट, ठीक है। जैसे अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो बोल देगा 45 डिग्री रेक्टेंगुलर रोजेट, ठीक है। ये हो गया, जनरली वही आएगा। अब यहां पर एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी एप्सिलॉन सी तुम्हें पता है। अगर एप्सिलॉन ए का थीटा तुम लोग बोलोगे तो एप्सिलॉन ए हॉरिजॉन्टल ही है, तो एप्सिलॉन ए के लिए थीटा 0 हो जाएगा। क्या? तो एप्सिलॉन एक्स डैश के फॉर्मूले में थीटा की जगह 0, एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह एप्सिलॉन ए पुट करोगे, एक इक्वेशन मिलेगा। इस डायरेक्शन बात करोगे तो इस डायरेक्शन के लिए थीटा 90 है। क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल 90 है और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस 90। तो एप्सिलॉन एक्स डैश के फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 और एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह एप्सिलॉन सी पुट करोगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगा। इसके लिए अगर देखोगे तो थीटा फाई, अभी नॉर्मल समझना कैसे, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई है और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस फाई। तो थीटा की जगह प्लस फाई और एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह एप्सिलॉन बी पुट करोगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगा। 3 इक्वेशन 3 अननोन, एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई निकल जाएगा। लेकिन खुद सोचना, ये मेहनत करना, लेकिन खुद सोचना यहां ये पक्का है क्या, जब थीटा की जगह 0 और एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह एप्सिलॉन ए पुट करोगे तो पूरा सिंप्लीफाई होके एप्सिलॉन ए जो है वो एप्सिलॉन एक्स एक्स के ही बराबर आएगा। क्यों कैलकुलेशन करोगे? क्यों? क्योंकि यहां ध्यान देना, स्ट्रेन गेज ए को मैं एक्स डायरेक्शन में ही अलाइन किया हूं। क्या? यही तो इसका फायदा, यही तो कैलकुलेशन बता रहा है। और चूंकि स्ट्रेन गेज ए ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में लाइन है तो मेरे को यह पता चल गया, एप्सिलॉन एक्स एक्स डायरेक्ट पता चल गया कि मेरा सर एप्सिलॉन ए ही एप्सिलॉन एक्स एक्स के बराबर है, ठीक है। तो एप्सिलॉन एक्स एक्स तो डायरेक्ट निकल गया। अच्छा, और कुछ भी डायरेक्ट निकल रहा है क्या एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई में? हाँ सर। क्या यहां मेरे को एप्सिलॉन वाई वाई भी डायरेक्ट निकल जा रहा है? क्या? कैसे? जो मेरा स्ट्रेन गेज सी है वो वाई डायरेक्शन में अलाइन है। क्या? हाँ सर।
और चूंकि स्ट्रेन गेज सी वाई डायरेक्शन में अलाइन है, तो मैं बोल सकता हूं क्या मेरा जो एप्सिलॉन सी है वो एप्सिलॉन वाई वाई के ही बराबर होगा। यस, पुट कट करके चेक करने की जरूरत नहीं हो, करोगे भी तो वही आना है। ये हो गया। तो एप्सिलॉन एक्स एक्स और एप्सिलॉन वाई वाई दोनों डायरेक्ट पता चल गया। अब बचा केवल गामा एक्स वाई। अब गामा एक्स वाई के लिए ये वाला यूज कर लो। ये कैसे यूज करोगे? तो हाँ, एप्सिलॉन बी मेरा ना तो एक्स डायरेक्शन में लाइन है ना वाई डायरेक्शन में लाइन है, तो एप्सिलॉन बी के लिए मेरे को थीटा देखना पड़ेगा। ये हो गया। अच्छा, एप्सिलॉन बी के लिए जब मैं थीटा बात करूंगा तो फॉर्मूले में जो थीटा है वो क्या होता है? जिस भी डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकाले उस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, अगर वो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस और क्लॉकवाइज है तो माइनस। तो अगर मैं इस डायरेक्शन का बात करूंगा तो इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो एप्सिलॉन बी के लिए थीटा फाई हो जाएगा क्या? यस सर, ठीक है। तो इसी को कई बार ना मैं एप्सिलॉन बी को ही ना एप्सिलॉन फाई बोल दे रहा हूं, फाई एंगल का, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। चाहो तो ऐसे भी, अगर फॉर्मूला याद रखना चाहो तो ऐसे भी नोट कर सकते हो, तुम लोग के ऊपर है। मैं एप्सिलॉन बी को ही क्या बोल दिया हूं? एप्सिलॉन फाई। क्लियर है? ठीक है। तो थीटा की जगह फाई, तो हम लोग क्या करेंगे? एप्सिलॉन एक्स डैश के फॉर्मूले में थीटा की जगह फाई पुट कर दे, तो एप्सिलॉन एक्स डैश तो एप्सिलॉन बी या एप्सिलॉन फाई के बराबर हो जाएगा। और उस फॉर्मूले में आरएचएस में एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई आएगा, जिसमें एप्सिलॉन एक्स एक्स ऑलरेडी मेरे को पता है और एप्सिलॉन वाई वाई ऑलरेडी पता है, तो बस मेरा अननोन गामा एक्स वाई था वो निकल जाएगा क्या? यस सर। और इसी चीज को अब मैं इंप्लीमेंट कर दे रहा हूं, बट इसमें ना कुछ भी याद ही नहीं रखना है, केवल समझना है। एप्सिलॉन एक्स एक्स और वाई वाई डायरेक्ट पता चल गया, केवल गामा एक्स वाई अननोन बचा, उसके लिए ये वाला स्ट्रेन गेज का इंफॉर्मेशन यूज करके निकाल लूंगा। ठीक है, तो मेरे को ये फॉर्मूला तो पता ही है सर, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा ना एप्सिलॉन एक्स डैश का। अब इन द फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन एक्स डैश, इन द फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन एक्स डैश हम लोग क्या करें सर? एप्सिलॉन बी और एप्सिलॉन फाई के लिए मेरे पास थीटा कितना है सर? थीटा की वैल्यू प्लस फाई है। जैसे अगर 45 डिग्री रेक्टेंगुलर रोजेट है तो प्लस 45, तो हम लोग क्या करेंगे? थीटा की जगह 45 पुट कर दे, तो जो मेरा एप्सिलॉन एक्स डैश है वो एप्सिलॉन थीटा या एप्सिलॉन फाई, सॉरी एप्सिलॉन फाई या एप्सिलॉन बी के बराबर हो जाएगा क्या? यस सर, पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन एक्स डैश के फॉर्मूले में तो एलएचएस में ही एप्सिलॉन एक्स डैश था, तो वो एप्सिलॉन फाई हो गया। यस सर, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई टू, ये न्यूमेरिकल में अपने आप हो जाएगा, प्लस ये रखने की जरूरत नहीं, एप्सिलॉन एक्स एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई टू कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, और थीटा की जगह कितना पुट करे हो? 5। 45 कैसे लिख दिया मैं? वो तो 45 रेक्टेंगुलर रोजेट है तो करोगे ना, अभी थीटा की जगह 5। ठीक है, तो cos 2 फाई, क्लियर पॉइंट, प्लस गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 फाई, क्लियर पॉइंट। अब इसको इक्वेशन में खुद सोचना, मैं ये चीज पता है, एप्सिलॉन एक्स एक्स पता है, एप्सिलॉन ए के ही बराबर है, एप्सिलॉन वाई वाई पता है, ये दोनों पता है। ठीक है, गामा एक्स वाई केवल अननोन है क्या? तो इस इक्वेशन में केवल एक अननोन है, तो क्या निकल जाएगा? गामा एक्स वाई। तो एक ही बार मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है, और एक बार एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई पता चल गया तो बाकी फिर कुछ भी पूछ ले सब निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी को, इसको रटने का जरूरत नहीं है, सिंपल क्या किया, ये इस सिंपली क्या किया, कुछ भी रटना नहीं है, ये बस ये याद रखना कि रेक्टेंगुलर रोजेट ऐसा होता है। ठीक है, और फाई एंगल बोला है तो ये एंगल फाई होगा। फिर क्वेश्चन में एप्सिलॉन एक्स एक्स डायरेक्ट पता चल गया, एप्सिलॉन वाई वाई डायरेक्ट पता चल गया, इसका थीटा और इसका एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक्स डैश के फॉर्म में पुट करोगे, एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई ऑलरेडी पता है तो उससे गामा एक्स वाई निकल जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे अपन इससे। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, अब इसमें जनरली ज्यादा क्वेश्चन आता है 45 डिग्री रेक्टेंगुलर रोजेट का जनरली, तो अगर मैं ऐसा लिखूं 445 डिग्री, इसमें कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, इसलिए डिग्री रेक्टेंगुलर रोजेट 45 होने से कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए जनरली उसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 445 डिग्री रेक्टेंगुलर रोजेट, फाई की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर होगा क्या? हाँ सर। तो अगर मैं यहां फाई की जगह 45 पुट कर दूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन एक्स एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 cos 2 इंटू 45 यानी cos 90, और cos 90 दोस्त जीरो होता है क्या? यही तो कैलकुलेशन को आसान करेगा, प्लस गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अच्छा cos 90 तो जीरो होता है, और चूंकि cos 90 जीरो होता है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया क्या? हाँ सर। तो यहां से अल्टीमेट को निकालना क्या था? गामा एक्स वाई, तो यहां से अगर गामा एक्स वाई का फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके निकालोगे
तो डायरेक्ट क्या आ रहा है सर, 2 और इधर से भी 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन फाई माइनस एप्सिलॉन एक्स करके देख लेना, माइनस एप्सिलॉन वाई वाई। चाहो तो इस फॉर्मूले को 45 डिग्री रेक्टेंगुलर रोजेट के लिए याद भी रख सकते हो, पर ये तभी वैलिड है जब वो 45 डिग्री रेक्टेंगुलर रोजेट है, तो इसको याद भी रख सकते हो। जो 45 एंगल पे रोजेट है उसका रीडिंग उसका ट्वाइस कर दो, माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई। बट जरूरी नहीं है, इसको इससे जनरल इक्वेशन में थीटा की जगह फाई या 45 और एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह उसका स्ट्रेन रख के भी करोगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। फिर कुछ लोग इसको याद रखना चाहते हैं इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न हो गया हम लोग का 45 डिग्री रेक्टेंगुलर रोजेट, क्लियर पॉइंट। वैसी एक और स्टैंडर्ड पैटर्न है, वो है डेल्टा स्ट्रेन रोजेट। वो क्या है, डेल्टा स्ट्रेन रोजेट। डेल्टा स्ट्रेन रोजेट में जनरली 3 स्ट्रेन गेज को कुछ इस तरीके से अलाइन करेंगे, ठीक है। इसमें मैं इस एंगल को बोल रहा हूं फाई और इस एंगल को बोल रहा हूं फाई, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं स्ट्रेन गेज ए बोल रहा हूं। खुद सोचना आप न्यूमेरिकल के हिसाब से, रटना कुछ भी नहीं है, बस ये पैटर्न को ध्यान रखना। और एंगल एंगल क्वेश्चन में दिया होगा इसमें, ठीक है। अभी मैं फाई ले लिया हूं, न्यूमेरिकल में तो वैल्यू के साथ दिया होगा, ठीक है। 3 स्ट्रेन गेज है, ठीक है। जनरली ये एंगल वैसे तो डेल्टा में ना 60 डिग्री के बराबर होता है, बट न्यूमेरिकल में अलग एंगल में भी आ सकता है। जस्ट तुम लोग का कैलकुलेशन वर्क बचाने के लिए, तुम लोग को स्ट्रेन रेशियो का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं वो देखने के लिए, इसलिए मैं यहां 60 डिग्री ना लिखे फाई लिखा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल में हो सकता है दोनों 45 दे दे। हाँ, बट जनरली ये दोनों एंगल सेम देगा, ठीक है। अलग भी दिया होगा तो क्वेश्चन में दिखेगा ना, बस जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज है उसका थीटा दिखना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। क्या होगा यहां देखना अगेन, एप्सिलॉन ए, मेरे को एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन बी और एप्सिलॉन सी 3 डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा है, और जिस 3 डायरेक्शन में लगा उसका एप्सिलॉन मेरे को पता होगा। अब यहां देख सकते हो मेरा ऑब्जेक्टिव पहले एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई निकालना है। जैसे वो निकल गया तो उसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं। अब यहां एप्सिलॉन ए तो मेरा एक्स डायरेक्शन में आ रहा है क्या, तो एप्सिलॉन एक्स एक्स तो मेरे को डायरेक्ट पता चल गया कि एप्सिलॉन ए ही एप्सिलॉन एक्स एक्स के बराबर होगा। इसको इसमें कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, केवल समझना। ये हो गया, तो एप्सिलॉन एक्स एक्स तो डायरेक्ट पता चल गया। अब बचा क्या सर, एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई। एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई अभी डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई भी स्ट्रेन गेज वाई डायरेक्शन में थोड़ी आ रहा है कि एप्सिलॉन वाई वाई डायरेक्ट पता चल जाए, और गामा एक्स वाई तो स्ट्रेन गेज से पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो नॉर्मल स्ट्रेन बताता है। तो अब मेरे को 2 अननोन निकालना बचेगा, एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई। तो उसके लिए 2 इक्वेशन लाना पड़ेगा। 2 इक्वेशन, इसका तो यूज कर चुका ना, यही एप्सिलॉन एक्स एक्स के बराबर है। तो अब मैं क्या यूज करूंगा, स्ट्रेन गेज बी के रीडिंग को यूज करूंगा और स्ट्रेन गेज सी के रीडिंग को यूज करूंगा। तो अगर मैं एक एक करके बात करूं, पहले अगर मैं स्ट्रेन गेज बी के लिए देखूं, तो फॉर्मूले के हिसाब से स्ट्रेन गेज बी के लिए थीटा कितना है। तो अगेन फॉर्मूले के हिसाब से जिस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन का बात कर रहे हो उस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल देखोगे। हॉरिजॉन्टल से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा को प्लस ले लोगे, क्लॉकवाइज है तो माइनस। तो इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एक एंगल फाई है, हाँ सर। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, सर ये हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं बोलूं क्या स्ट्रेन गेज बी के लिए थीटा प्लस फाई के बराबर होगा, यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन एक्स डैश के फॉर्मूले में, ये न्यूमेरिकल में सीधा मैं करूंगा ना, यहां बस समझा रहा हूं। एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह फॉर्मूले में थीटा की जगह 5 पुट कर दोगे और एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह एप्सिलॉन बी पुट करोगे, तो एक इक्वेशन पता चलेगा। उस इक्वेशन में एप्सिलॉन एक्स एक्स मेरे को ऑलरेडी पता है, तो अननोन क्या क्या आएगा, केवल एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई आएगा, ठीक है। वैसी मेरे को स्ट्रेन गेज सी का भी रीडिंग पता होगा, यानी एप्सिलॉन सी। अब उसके लिए थीटा का देख लोगे फॉर्मूले के हिसाब से। अगेन थीटा, जिस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन का बात करें उस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, अगर वो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस और क्लॉकवाइज है तो माइनस। तो अगर मैं इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल देखूंगा, तो इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से कोई सा भी एंगल देख लो, तो ये एंगल डायरेक्ट दिख रहा है तो ये ले लेता हूं फाई। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज है और हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज है, तो एप्सिलॉन सी के लिए थीटा की वैल्यू माइनस फाई होगा क्या, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को प्लस और क्लॉकवाइज को माइनस लेना है, ये हो गया। तो अगेन एप्सिलॉन एक्स डैश के फॉर्मूले में थीटा की जगह माइनस फाई और एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह एप्सिलॉन सी पुट कर दोगे, एक और इक्वेशन मिल जाएगा। उस इक्वेशन में ऑलरेडी एप्सिलॉन एक्स पता है, तो अननोन में केवल क्या आएगा, एप्सिलॉन वाई वाई एंड गामा एक्स वाई। तो ये पुट करने पे एक इक्वेशन मिला, ये पुट करने में एक इक्वेशन मिला, दोनों में अननोन क्या है, एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई। तो 2 इक्वेशन, 2 अननोन एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई भी निकल जाएगा। और एक बार वो निकल गया तो उसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछा है सारा चीज निकाल सकते हो, क्लियर पॉइंट। जनरली ये 2 स्ट्रेन रोजेट से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर
स्ट्रेन रोजेट हैज द फॉलोइंग स्ट्रेन रीडिंग अंडर प्लेन स्ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन का मतलब क्या है कि एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 तो आएगा, बट प्लेन स्ट्रेन बोल दिया है, इसका मतलब थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन 3 की वैल्यू 0 होगी क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन बोला है, यानी एब्सोल्यूट मतलब ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकालना है। ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकालने का तरीका क्या होता था, मॉड एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाय 2, मॉड एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 3 डिवाइड बाय 2, जिसमें एप्सिलॉन 3 0 का ये पहले से पता है, एंड मॉड एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 3 डिवाइड बाय 2। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन डिवाइड बाय 2 होगा। सर ये कैसे बोले, ये सारा चीज आगे मैं एक बार और समझा दूंगा, वैसे तो लास्ट क्लास में समझाया हूं, लेकिन ये यूज करने से पहले मेरे को ये तो पता है ना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकालना है तो पहले एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 निकालना पड़ेगा, जिसमें चूंकि क्वेश्चन में प्लेन स्ट्रेन वर्ड यूज कर दिया है, यानी एप्सिलॉन 3 0 होगा, ये पहले से पता है। लेकिन अब भी क्या क्या निकालना बच गया, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, तो चलो वो निकालते हैं। यस सर, तो ध्यान देना ये 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट है, ठीक है। यहां एप्सिलॉन ए स्ट्रेन गेज ए का रीडिंग दिया है 600 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब होता है ना वो 10 टू द पावर -6 ऑर्डर में, मतलब एप्सिलॉन ए एक्चुअल में 600 इंटू 10 टू द पावर -6 है, ठीक है। तो अब माइक्रोन पे ही निकाल रहे हैं, याद रखो, बार बार वो लिखने की जरूरत क्या है। इसको क्वेश्चन में स्ट्रेन गेज भी बोला है ना, और उसका रीडिंग दिया है 500 माइक्रोन। तो एप्सिलॉन बी क्वेश्चन में गिवन है कितना सर, 500 माइक्रोन, ये हो गया। इसको क्वेश्चन में सी बोला है और एप्सिलॉन सी दिया है कितना, 400 माइक्रोन। अब देखो एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई में कोई डायरेक्ट पता चल रहा है क्या, हाँ सर, कैसे, ये स्ट्रेन गेज है, ये एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका जो रीडिंग है वो डायरेक्ट एप्सिलॉन एक्स एक्स की वैल्यू देगा क्या, तो एप्सिलॉन एक्स एक्स मेरे को डायरेक्ट पता चल गया एप्सिलॉन ए के बराबर होगा, अच्छी बात है। स्ट्रेन गेज सी मेरा वाई डायरेक्शन में आ रहा है, हाँ सर, तो और चूंकि स्ट्रेन गेज सी वाई डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका जो रीडिंग है ये है, वो डायरेक्ट एप्सिलॉन वाई वाई की वैल्यू देगा क्या, हाँ सर। तो अब मेरा गामा एक्स वाई निकलना बच गया, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 2 के लिए पहले एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई और गामा एक्स वाई निकालना पड़ेगा, तो ये दोनों तो डायरेक्ट पता चल गया। अब गामा एक्स वाई निकालना बचा है, और गामा एक्स वाई निकालने के लिए अभी भी एक इंफॉर्मेशन यूज करना बचा है, एप्सिलॉन बी का। तो एप्सिलॉन बी का, तो एप्सिलॉन बी के हिसाब से थीटा देख लो, क्योंकि वो इंक्लाइन डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छी बात है सर, एप्सिलॉन बी की वैल्यू कितनी है, 500 माइक्रोन, ठीक है। और अगर 45 डिग्री रेक्टेंगुलर रोजेट के लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला लास्ट में आया था वो याद रखे तो सीधा उसको यूज कर लो, बट उसको रटने का जरूरत नहीं, इसलिए मैं प्रॉपर कैलकुलेशन से करा रहा हूं, ठीक है। तो एप्सिलॉन बी के लिए थीटा का वैल्यू देखोगे तो जिस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन है उस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 डिग्री है क्या, हाँ, अभी खत्म नहीं, अब ये हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, तो ये जो 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है क्या, यस सर। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है तो इस स्ट्रेन गेज के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री, यानी एप्सिलॉन एक्स डेस की जगह में फॉर्मूले में थीटा की जगह इतना और एप्सिलॉन की जगह इतना पुट कर दो, एप्सिलॉन एक्स डेस की जगह, ठीक है। और किसी भी इंक्लाइन डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला तो मेरे को पहले से पता है, क्या होता है, एप्सिलॉन एक्स डेस इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई, ये फॉर्मूला कई बार समझा दिया हो ना तो इसलिए लिख दे रहा हूं, डिवाइड बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। और स्ट्रेन गेज बी के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो थीटा की जगह हम लोग कितना पुट कर देंगे, प्लस 45 डिग्री, तो एप्सिलॉन एक्स डेस की जगह कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन बी के बराबर, यस सर। और एप्सिलॉन बी की वैल्यू कितनी है सर, 500 माइक्रोन, तो ये पुट कर दो, क्या आएगा, एप्सिलॉन एक्स डेस 500 माइक्रोन, माइक्रोन में है ना, सब बार लिख नहीं रहा हूं। एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई ऑलरेडी पता है, यस सर। एप्सिलॉन एक्स एक्स कितना है, 600 माइक्रोन और एप्सिलॉन वाई वाई 400, 600 एंड 400 देख लेना ना वैल्यू, हाँ। तो 600 प्लस 400 डिवाइड बाई 2 प्लस 600 माइनस 400 डिवाइड बाई 2, और थीटा की जगह 45, तो ये cos 90 हो जाएगा क्या, हाँ सर। अच्छा cos 90 जीरो होता है तो ये टर्म डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, प्लस गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है क्या, हाँ सर, ठीक है। अच्छा cos 90 जीरो होता है तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या आ जाएगा 500, ये डिवाइड बाई 2 को इधर ले जाओ तो ये 1000 हो जाएगा, यहां भी 1/2 आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा, तो इट इज 1000, वो अपने आप आ रहा है, इज इक्वल टू
1000 600 प्लस 400 1000 1/2 तो कॉमन ले लिया, ये पार्ट जीरो हो गया, ये 1/2 उधर ले गया तो ये प्लस गामा एक्स वाई साइन 90 बचेगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है क्या? यस सर। तो यहां से गामा एक्स वाई, ये तुम लोगों का कैलकुलेशन और आसान हो गया क्योंकि ये डायरेक्ट जीरो आ गया। यस सर। तो गामा एक्स वाई कितना आ गया सर? जीरो आ गया। ठीक है, ठीक है। और अगर वो फॉर्मूला याद है कि फॉर 45 डिग्री रेक्टेंगुलर रोजेट गामा एक्स वाई किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन थीटा या एप्सिलॉन फाई, अगर इस एंगल को फाई बोल रहे हो तो ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन फाई माइनस एप्सिलॉन एक्स एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई। तो ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन फाई करोगे तो ये 500, तो ट्वाइस ऑफ 500 1000 माइनस एप्सिलॉन एक्स एक्स 600 माइनस एप्सिलॉन वाई वाई 400 करोगे तो भी इसकी वैल्यू आ जाती गामा एक्स वाई की, वो कितनी आती? जीरो। बड़ा फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैं उससे अभी नहीं बनाया। अच्छा, अब मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला है तुम लोग को प्रिंसिपल स्ट्रेस एप्सिलॉन 1 2 कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर। लेकिन क्या यहां उस फॉर्मूले में जाने की जरूरत है क्या? नहीं, बिना जाए बता सकते हो। क्यों? क्यों? यहां ध्यान देना, ये तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया ना। बाकी चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो। एप्सिलॉन एक्स एक्स मेरे को पता है क्या 600 माइक्रोन है, चेक कर लो, गलत मत पुट कर दो। एप्सिलॉन एक्स एक्स 600 माइक्रोन है एंड एप्सिलॉन वाई वाई 400 है। एप्सिलॉन वाई वाई 400 माइक्रोन है एंड गामा एक्स वाई 0 माइक्रोन है क्या? ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा, अगर गामा एक्स वाई 0 है तो एप्सिलॉन एक्स एक्स एंड एप्सिलॉन वाई वाई ही प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा क्या? हाँ सर, क्लियर पॉइंट। क्योंकि जिस प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेन है, अगर उस प्लेन पे शियर स्ट्रेन नहीं आ रहा है तो वही प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है क्या? यस सर। तो यहां बिना कैलकुलेशन के बोल सकता हूं कि एप्सिलॉन एक्स एक्स एंड एप्सिलॉन वाई ही दो मेरे प्रिंसिपल स्ट्रेन होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि गामा एक्स वाई जीरो, अगर ये जीरो नहीं आता, मान लो 300 माइक्रोन आता, तब तो फॉर्मूले से निकालना पड़ता है एप्सिलॉन 1 2 फॉर्मूला क्या? एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर, प्लस लोगे तो एप्सिलॉन 1 माइनस लोगे तो एप्सिलॉन 2। चाहो तो अभी भी ये यूज कर लो, लेकिन अभी ये यूज करके प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालोगे तो एक 600 और एक 400 ही आना है। क्यों? क्योंकि गामा एक्स वाई जीरो है। तो चूंकि सिंस गामा एक्स वाई इज जीरो, तो मैं बोलूं क्या इस केस में एप्सिलॉन एक्स एक्स एंड एप्सिलॉन वाई वाई ही प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा। तो यही दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेन है, तो इसमें किसी भी एक को एप्सिलॉन 1 बोल दो, किसी भी एक को एप्सिलॉन 2 बोल दो। और मेरा आदत क्या है, जब भी दो प्रिंसिपल स्ट्रेन आ रहे हैं ना 2D वाले, तो उसमें पॉजिटिव में जो ज्यादा है उसको एप्सिलॉन 1 बोल देता हूं और जो दूसरा बचा उसको एप्सिलॉन 2 बोल देता हूं। तो पॉजिटिव में ज्यादा ये है तो इसको एप्सिलॉन 1 बोल दो। तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन एक्स एक्स के बराबर हो गया विच इज 600 माइक्रोन एंड एप्सिलॉन 2 कितना हुआ? 400 माइक्रोन। फॉर्मूले से भी निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है सर? चूंकि हम लोग का जो स्ट्रेन है वो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है क्या? यस सर। और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन का ही मतलब होता है कि थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन 3 की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट गामा मैक्स बोला है ना, तो इसका भी यूज करना पड़ेगा। तो मेरे को एप्सिलॉन 1 पता है, एप्सिलॉन 2 पता है और एप्सिलॉन 3 पता है, तो क्या निकल जाएगा? ओवरऑल गामा मैक्स। कैसे निकालते हैं? तो अगेन वही एनालॉगी, जो ओवरऑल टाउ मैक्स निकालने का तरीका है उसमें वही एनालॉगी, टाउ की जगह गामा बाई 2 एंड सिग्मा की जगह एप्सिलॉन। ये एनालॉगी को दिमाग से निकालना मत, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के फॉर्मूले से कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन का फॉर्मूला बनाना आसान है, बस सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, टाउ की जगह गामा बाई 2। ठीक है, तो क्या मेरे को एब्सोल्यूट टाउ मैक्स निकालने का तरीका पता है क्या? हाँ सर। और जो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स का निकालने का तरीका है उसमें अगेन टाउ को गामा बाई 2, तो वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट गामा मैक्स बाई 2 निकालने का तरीका हो जाएगा क्या? टाउ की जगह गामा बाई 2। और वो कैसे निकालते हैं? ऐसे लिख दे रहा हूं तुम लोग का तरीका, ये हो गया मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 स्ट्रेस में आता है, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा? मॉड एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई 2, मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 3 डिवाइड बाई 2। अभी मेरे को पता है एप्सिलॉन 3 जीरो, तो जीरो पुट कर दो, तो ये एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा क्या? यस सर। अगला मॉड एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 3 डिवाइड बाई 2, अगेन मेरे को पता है एप्सिलॉन 3 जीरो है, जैसे जब टाउ मैक्स निकालते तो ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 होता, तो एनालॉगी सिग्मा की जगह एप्सिलॉन। ठीक है, और एप्सिलॉन 3 जीरो तो ये एप्सिलॉन 1 बाई 2। इन तीनों को निकालो और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो गामा मैक्स नहीं, वो गामा मैक्स डिवाइड बाई 2 है, तो उसका डबल कर देना, तो गामा मैक्स भी निकल जाएगा। ये निकालो। अब तो ये मैथमेटिक्स है। यस सर। ये पहला वाला टर्म कितना आएगा? एप्सिलॉन 1 इज 600, एप्सिलॉन 2 इज 400, एप्सिलॉन 3 तो पता है जीरो, तो आएगा 600 माइनस 400 डिवाइड बाई 2, तो इट इज कमिंग 100 माइक्रोन, माइक्रोन मत भूलना ना, यानी 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये कितना आएगा? एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई 2, एप्सिलॉन 2 इज 400, तो 400 डिवाइड बाई 2 इट इज कमिंग 200 माइक्रोन।
ये एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय 2, एप्सिलॉन 1 इज 600, तो 600 डिवाइड बाय 2 इट इज कमिंग 300 माइक्रोन। तो इन सब में जो सबसे ज्यादा है वो 300 माइक्रोन है क्या, और चूंकि सबसे ज्यादा 300 माइक्रोन है तो मेरे को क्या पता है कि गामा मैक्स डिवाइड बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी, 300 माइक्रोन। तो गामा मैक्स कितना होगा सर, ये एब्सोल्यूट गामा मैक्स है 600 माइक्रोन। हो गया क्या, ठीक है। तो मेरे को एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन पूछा था, तो वो कितना आ रहा है सर, 600 माइक्रोन। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो गया, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इज 600 माइक्रोन। इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, माइक्रोन लिखा होना जरूरी है, क्योंकि माइक्रोन ही लिखा है, मतलब आंसर 600 इंटू 10⁻⁻6 होगा ना। तो छोटा छोटा चीज भी ध्यान देना। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है स्ट्रेन रोजेट वाला भी पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट है था और काफी इजी भी है ये, ठीक है। हो गया। ये एक तुम लोग का असाइनमेंट बोल लो या होमवर्क बोलो, इसको नेक्स्ट क्लास में तुम्हें सॉल्व कराऊंगा ही, बट पहले खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये तुम लोग के लिए अभी के लिए होमवर्क है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान देना क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, द स्ट्रेन रोजेट सोन इन फिगर हैज फॉलोइंग स्ट्रेन रीडिंग अंडर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। अगेन प्लेन स्ट्रेन बोल दिया है, एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन बी, एप्सिलॉन सी दिया, ध्यान देना। एप्सिलॉन सी तो डायरेक्ट एप्सिलॉन एक्स एक्स के बराबर हो गया। अब बचा एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई। तो उसके लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन ए पता है, इसका थीटा देखोगे तो प्लस 45 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज एंगल 45 है। तो थीटा की जगह 45 और एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह एप्सिलॉन ए पुट कर देना, एक इक्वेशन मिल जाएगा। उसमें एप्सिलॉन एक्सिस पता है तो एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई का एक इक्वेशन मिल जाएगा। वैसे इसके हिसाब से थीटा देखोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 क्लॉकवाइज, तो थीटा -45 है। तो थीटा की जगह -45, एप्सिलॉन एक्स डैश की जगह एप्सिलॉन बी पुट कर देना, तो एक और इक्वेशन मिल जाएगा। दो इक्वेशन दोनों, तो एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई भी निकल जाएगा। एप्सिलॉन एक्स एक्स ऑलरेडी पता है, और जैसे वो निकल गया तो प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 निकल जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन 3 तो 0 होगा क्योंकि प्लेन स्ट्रेन है, और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 0 है। इन तीनों में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्या वही मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन होगा क्या, हाँ सर। तो ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसको तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। सिंपल है ये, ठीक है। कल तो डिस्कस कर ही दूंगा कल के क्लास में, बट ये तुम लोग के लिए अभी होमवर्क है, ठीक है। तो हम लोग का एक और पार्ट कंप्लीट होता है, दैट इज स्ट्रेन रोजेट। और जैसे ही स्ट्रेन रोजेट कंप्लीट हुआ तो हम लोग का जो चैप्टर था कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन, ये चैप्टर भी पूरे तरीके से क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करें, दैट इज कंबाइन लोडिंग। सिंपल कंबाइन लोडिंग बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कंबाइन लोडिंग में मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। सारा चीज सीख चुके हैं। जैसे हम लोग एक्सेल फोर्स के एक्सेल स्ट्रेस निकालना सीखे थे एक्सेल लोडेड मेंबर वाले चैप्टर में। बेंडिंग मूवमेंट के बेंडिंग स्ट्रेस निकालना सीखे थे बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम वाले चैप्टर में। टॉर्सन मूवमेंट के कारण टॉर्सन शियर स्ट्रेस निकालना सीखे थे टॉर्सन इन शाफ्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। अब उन्हीं लोडिंग्स को हम लोग कंबाइन कर दे रहे हैं, और इंडिविजुअल लोडिंग के कारण स्ट्रेसेस निकाल के बाकी चीजें और एनालिसिस कैसे करेंगे या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, दैट इज कंबाइन लोडिंग। तो इसमें कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो जो पहले का चीज पढ़ चुके हो ना, तो यहां का सारा चीज बन जाएगा। बस इसमें जो कंबाइन लोडिंग है उसके कारण स्ट्रेसेस सबके कारण निकाल के फिर सबका फाइनल इफेक्ट देखना पड़ेगा। बट उसके लिए इंडिविजुअल लोड के कारण स्ट्रेसेस निकालना आना चाहिए, और इंडिविजुअल लोड के कारण स्ट्रेसेस निकालना पहले के जो चैप्टर है उसमें कवर कर चुके हो। तो अभी हम लोग कंबाइन लोडिंग में पहला सिंपल कंबाइन लोड देखते हैं, कंबाइंड एक्सियल लोड एंड बेंडिंग लोड। कैसे सर? एक्चुअल में तो ये जो लोड लग रहा है ना, मैं बताया था, ये जो लोड है ना, ये एसेंट्रिक एक्सियल लोड है। एसेंट्रिक एक्सियल लोड मतलब जब भी मेरा जो लोड है ना वो लेंथ के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, बट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है। मान लो इस डिस्टेंस को हम लोग ई बोल रहे हैं, इसको हम लोग एसेंट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो अगर ये केवल ये लोड सीधा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास होता तो उसके कारण केवल एक्सियल स्ट्रेस आता, और कैसे निकालते, अगर ये लोड पी है तो पी बाई ए के बराबर होता। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ना पास होके इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, ई, इसको हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलेंगे, और इस लोड को हम लोग बोलेंगे एसेंट्रिक एक्सियल लोड। एक्चुअल में ये जो एसेंट्रिक एक्सियल लोड है ना, उसका जो नेट इफेक्ट के कारण इस बॉडी में दो टाइप का लोड आ रहा है, एक एक्सियल लोड और एक बेंडिंग लोड। कैसे समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए ना, सपोज ये जो लोड है ये कितना है, पी है। ये लोड कितना है सर, पी। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ई। अगर ये पूरे का क्रॉस सेक्शन सेम है तो सिंपली क्या करो ना, इस लोड पी को ना इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर ट्रांसफर कर दो। क्लियर? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब जो लेंथ के अलोंग एक्सिस है और क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, ठीक है। तो इस लोड को इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ट्रांसफर कर दो।
अब इस लोड को इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ट्रांसफर करोगे ना, तो खुद सोचना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ट्रांसफर करोगे तो एक डायरेक्ट फोर्स पी आएगा, बस उनको अलग अलग बना के दिखा दे रहा हूं। एक डायरेक्ट फोर्स पी आएगा, यस सर, ये आ गया। इसके अलावा जब इसको इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ट्रांसफर करोगे, एक बार इसके नीचे ही बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो एक डायरेक्ट फोर्स आएगा P, यस सर। अच्छा, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से फोर्स P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है E, तो इसका एक मूवमेंट आएगा P इंटू E, और मूवमेंट का डायरेक्शन इस साइड देखोगे तो कैसा होगा सर, क्लॉकवाइज होगा। तो इस साइड अगर बनाओगे तो एक ऐसा मूवमेंट आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P इंटू, इसका इफेक्ट समझना पड़ेगा तुम लोग को। वैसे अगर इधर देखोगे तो P इंटू E का मूवमेंट आएगा, बट कौन से डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि नेट जीरो है ना फोर्स, तो और मूवमेंट आ गया। ठीक है, तो इसी को ना एक बार के लिए मैं अलग अलग बना के दिखा देता हूं। तो ये डायरेक्ट फोर्स P हो गया, और साथ में एक मूवमेंट आ रहा है ऐसा P इंटू E। ठीक है, अब समझना, ये दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट, अभी इनको कंबाइन करना है, बट इन दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट मेरे को निकालना आता है। ये जो लोड P है इस मेंबर के लिए एक्सेल फोर्स का काम कर रहा है क्या, और एक्सेल फोर्स के जो स्ट्रेस आता है वो नॉर्मल स्ट्रेस आता है, और ये अभी एक्सेल फोर्स टेंसाइल नेचर का है, तो इसका जो स्ट्रेस आएगा टेंसाइल नेचर का आएगा। अगर यही कंप्रेसिव नेचर का होता तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आता। उसको निकालने का तरीका क्या है, वो क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे बराबर आता है, और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सेल फोर्स डिवाइड बाई एरिया। मतलब एक्सेल फोर्स क्या है, क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम आएगा, उसको निकालने का तरीका एक्सेल फोर्स डिवाइड बाई एरिया होता है क्या। हाँ सर, अगर मान लो एक बार के लिए समझना, मैं इस क्रॉस सेक्शन पे बना के दिखा रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन है, ये कोई भी एक क्रॉस सेक्शन हो सकता है, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, वो तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा। बट सपोज मैं इस क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस निकाल रहा हूं, तो इस क्रॉस सेक्शन को अलग से ड्रॉ करके दिखा दो, मतलब इसको यहां से कट कर दो। कट करने के बाद या तो लेफ्ट साइड का पोर्शन आ रहा हो या राइट, तो मैं लेफ्ट का बना के दिखा रहा हूं। यहां का दिखाना है, तो एक्सेल फोर्स P के कारण सपोज यहां का क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है A, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा। तो एक डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, और चूंकि ये टेंसाइल नेचर का है तो टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल मतलब इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड, और एक्सेल फोर्स के कारण स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे बराबर आता है, तो ये सारे पॉइंट पे बराबर आएगा क्या। या सर, इसको एक बार के लिए मैं सिग्मा डैश से डिनोट कर देता हूं, जो भी नोटेशन है, तो ये सिग्मा डैश के बराबर, और उसका वैल्यू कितना होगा, एक्सेल फोर्स P डिवाइड बाई एरिया। अभी ये टेंसाइल नेचर का है, अगर दूसरा यही अगर कंप्रेसिव फोर्स होता तो ये नेचर क्या होता है, इसका कंप्रेसिव होता, और ये क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे बराबर। बोलोगे सर बराबर नहीं दिख रहा है, अरे मेरे भाई उतना अच्छे से बना लेना तुम लोग, चलो मैं बराबर ही बना देता हूं, नहीं तो मेरे को बोलोगे ना, तुम लोग की भी बात मान लेते हैं, पता चला। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, और क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे बराबर आ रहा है, उसका नेचर कितना है, टेंसाइल, और आर क्रॉस सेक्शन पे रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है, एक्सेल फोर्स P डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, अगला इसका इफेक्ट देखोगे, तो ये बेंडिंग मूवमेंट का काम कर रहा है क्या क्रॉस सेक्शन के लिए, ये मूवमेंट है ना, तो इधर ये बेंडिंग मूवमेंट का काम करेगा या टॉर्सन मूवमेंट का, तो सर ये अभी बेंडिंग मूवमेंट का काम कर रहा है। क्यों, खुद देख सकते हैं, तो ये इस बीम को बेंड करने की कोशिश कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो उससे भी बोल सकते हो। दूसरा चीज, ये जो मूवमेंट है वो इस पर्टिकुलर एक्सिस का रहा है क्या, मान लो इस एक्सिस को जेड एक्सिस या जो भी एक्सिस को नाम दे रहे हो, एक्स दे रहे हो या जो भी, बट ये जो एक्सिस है क्या वो क्रॉस सेक्शन का अलोंग एक्सिस है क्या। हाँ सर, और चूंकि ये क्रॉस सेक्शन का अलोंग एक्सिस है तो इसका बेंडिंग स्ट्रेस आएगा क्या। हाँ सर, और बेंडिंग स्ट्रेस आएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस तो y के साथ चेंज होता है। बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बी, बेंडिंग मोमेंट m की वैल्यू अभी p इंटू ई है, डिवाइड बाई आई क्या होगा, क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अब ये सब न्यूमेरिकल में करना ना, न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, जैसे अगर मैं इस एक्सिस को x बोला हूं तो पूरे क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, जो भी इसका नाम किया उसको जेड बोले तो सेंट्रोइडल जेड एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। मतलब जिस एक्सिस का ये मूवमेंट आ रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस है दैट विल बी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इनटू वाई, वाई क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर पॉइंट।
और जैसे जैसे y बढ़ेगा इस सिग्मा बी की वैल्यू बढ़ेगी, और y की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम होगा वहां पर सिग्मा बी भी मैक्सिमम होगा, मतलब ये y के साथ चेंज होगा। तो ठीक है, और y का पावर में 1 है तो ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सारा चीज बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बस इसी को यहां ड्रॉ करके दिखा देता हूं। और ये बेंडिंग स्ट्रेस का भी जो नेचर है वो नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है क्या? हाँ सर। तो इसके कारण भी क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेस ही आएगा, अल्टीमेटली तो आएगा नॉर्मल स्ट्रेस ही। तो इसके कारण भी क्रॉस सेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस ही आएगा, जिसको निकालने का फॉर्मूला ये है, और ये y के साथ क्या होगा? लीनियरली चेंज होगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, बस वो बताने से पहले एक बार ये ड्रॉ कर लेता हूं। वो क्रॉस सेक्शन पे ही दिखाना है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन ठीक है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं मेरा क्रॉस सेक्शन जो है ना सिमेट्रिक है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस टाइप का क्रॉस सेक्शन है, सर्कल। ठीक है, ये हो गया। अब यहां मैं बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाऊं तो कुछ कैसा बनेगा, कुछ ठीक है। मान लो मैं नॉर्मल स्ट्रेस को इधर दिखा रहा हूं, टेंसाइल स्ट्रेस को इधर दिखा रहा हूं, शियर स्ट्रेस को, सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेस को इधर दिखा रहा हूं। ठीक है, कुछ कैसा दिखेगा, इमेजिन करना। अभी ये जो लोड है ये भी इसको ऐसा बेंड करने की कोशिश कर रहा है क्या? हाँ सर। और ऐसा अगर बेंड करने की कोशिश करा है तो न्यूट्रल सरफेस के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस और नीचे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा क्या? और ये तो पता ही है कि न्यूट्रल सरफेस के पॉइंट पे या न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस जीरो होता है। यस सर। तो इस लेयर का तो नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगा, बट इसके ऊपर टेंसाइल आएगा और वो वाई के साथ बढ़ते जाएगा, इसके नीचे कंप्रेसिव आएगा और वाई के साथ बढ़ते जाएगा। तो यहां पर तो ध्यान देना, ये न्यूट्रल एक्सिस के पॉइंट है क्रॉस सेक्शन का, तो यहां पर तो बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होगा, इसके ऊपर टेंसाइल नेचर का आएगा और वाई के साथ बढ़ते जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टॉप है। इसके नीचे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा और वो भी वाई के साथ बढ़ते जाएगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? लीनियर होगा। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है तो खाली क्रॉस सेक्शन को बना के लाइन को बना के केवल इतने को दिखा सकते हो। ये पूरे पे सेम, ये वाई के साथ बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम टॉप और बॉटम फाइबर पे होगा। ठीक है, बस टॉप फाइबर पे इसका नेचर टेंसाइल है, बॉटम फाइबर पे इसका कंप्रेसिव नेचर है। क्लियर पॉइंट। तो टॉप फाइबर पे जो स्ट्रेस है उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? सिग्मा बीएम, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मैग्नीट्यूड, और नेचर उसका टेंसाइल हो तो पता है। बॉटम फाइबर में जो स्ट्रेस है उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? सिग्मा बीएम ही बोल दे रहा हूं, क्योंकि अभी क्रॉस सेक्शन को सिमेट्रिक मान के चला हूं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस टॉप, बेंडिंग स्ट्रेस टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर दोनों का बराबर आएगा, क्योंकि दोनों का वाई सेम होगा। यस सर। बट इसका नेचर क्या है? कंप्रेसिव है। अब इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखना है। ठीक है, दैट्स, और जैसे इनका कंबाइन इफेक्ट देख लोगे तो ये कंबाइन एक्सेल और बेंडिंग का केस कंप्लीट होगा। इनमें इसका कंबाइन इफेक्ट देखना दोनों बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, इसका भी नेचर नॉर्मल स्ट्रेस है। पहले नेचर देखो, इसका भी स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है, नेचर नॉर्मल स्ट्रेस है, भले टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिव, बट नॉर्मल है। ये भी क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है। अच्छा, ये भी क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, मतलब ये नॉर्मल स्ट्रेस और ये नॉर्मल स्ट्रेस जिस भी प्लेन पे आ रहा है वो दोनों प्लेन सेम है, क्योंकि दोनों क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है। अब ध्यान देना, कभी भी ना नॉर्मल स्ट्रेस सेम प्लेन पे आए, नॉर्मल स्ट्रेस दो चीज यूज किया हूं, और प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस सेम प्लेन पे आए ना, तो वहां पर उनका टोटल इफेक्ट देखने के लिए सीधा उन दोनों स्ट्रेस को एज ए स्केलर पैरामीटर जोड़ सकते हो। स्केलर मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सिंपली ऐड कर दो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो सबट्रैक्ट कर दो, मतलब सिंपल एडिशन और सबट्रैक्शन कर सकते हो इनका रिजल्टेंट इफेक्ट देखने के लिए। मतलब अगर सिंपल समझना, दो इफेक्ट के कारण, दो इफेक्ट मतलब एक एक्सेल फोर्स वाला हुआ, यहां एक बेंडिंग वाला हुआ, दोनों के कारण अगर नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है और सेम प्लेन पे आ रहा है, जैसे यहां क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, तो उनका रिजल्टेंट स्ट्रेस भी नॉर्मल होगा, और वो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने के लिए दोनों का सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। सिंपल एल्जेब्रिक सब्सट्रैक्शन मतलब अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दो, ऑपोजिट है तो सब्सट्रैक्ट कर दो। बट ये तभी कर सकते हो जब दोनों के कारण नॉर्मल स्ट्रेस आए एंड सेम प्लेन पे आए, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट इफेक्ट दिखूं तो रिजल्टेंट इफेक्ट में क्या है? दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दोगे। अब एल्जेब्रिक सम करोगे ना, तो यहां पर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये कांस्टेंट है और टेंसाइल नेचर का है, ये भले y के साथ वेरी कर रहा है लेकिन है तो ये भी टेंसाइल नेचर का, तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएगा और टोटल स्ट्रेस भी टेंसाइल होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू टॉप फाइबर पे होगी, क्योंकि टॉप फाइबर पे ये सबसे ज्यादा है और वो कांस्टेंट था, तो जहां पर ये सबसे ज्यादा ऐड होने के बाद भी वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी। नीचे में एक दिक्कत क्या है, नीचे में इसका नेचर तो टेंसाइल है अभी, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर कंप्रेसिव है क्या? हाँ सर। और बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर कंप्रेसिव है तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, सब्सट्रैक्ट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन मेरे को अभी ये नहीं समझ में आएगा कि इसके नीचे के लेयर में कितना पोर्शन टेंशन में होगा, कितना पोर्शन कंप्रेशन में होगा, या पूरा ही टेंशन में होगा, या पूरा ही कंप्रेशन में होगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, सबसे बॉटम पॉइंट का पहले रिजल्टेंट स्ट्रेस देखना पड़ेगा। मतलब इनके कारण जब टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करोगे ना, तो उसके लिए अगर दोनों नॉर्मल स्ट्रेस है और दोनों क्रॉस सेक्शन में आ रहा है, तो क्या करो, टॉप पॉइंट का और बॉटम पॉइंट का टोटल स्ट्रेस निकालो। टॉप पॉइंट को एक बार के लिए मैं ए बोल देता हूं क्रॉस सेक्शन का, और बॉटम पॉइंट को बी बोल देता हूं इसका टोटल स्ट्रेस निकालो। टॉप पॉइंट में अभी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि टॉप पॉइंट में टॉप पॉइंट और बॉटम का क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि एक्सेल फोर्स का स्ट्रेस तो पूरे पे सेम है, यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस टॉप और बॉटम में ज्यादा है। तो टॉप और बॉटम का निकाल लोगे ना, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा बनेगा वो इजीली बना लोगे। टॉप पॉइंट पे यहां अभी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि टॉप पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस एक्सेल फोर्स के कारण भी जो स्ट्रेस आया है वो भी टेंसाइल नेचर का, और बेंडिंग स्ट्रेस भी टेंसाइल नेचर का है। तो टॉप पॉइंट में एक तो दोनों जुड़ जाएगा और रिजल्टेंट टेंसाइल होना ही है। क्लियर पॉइंट। कंफ्यूजन बॉटम पॉइंट पे। बॉटम पॉइंट में कैसे, मान लो समझना, इसकी वैल्यू 100 है, एक बार के लिए वैल्यू से समझा रहा हूं। मान लो बॉटम इसकी वैल्यू तो 100 है, तो पूरे में कांस्टेंट था, तो नीचे का भी 100। यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस में एक 3 कंडीशन लेके बता रहा हूं। मान लो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आया 80 के बराबर, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। टॉप में कंफ्यूजन नहीं है, टॉप में 100 प्लस 80 120 80 का टोटल टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा। बॉटम में क्या होगा, एक्सेल फोर्स के कारण जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है 100 वो, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है 80, ये कंप्रेसिव नेचर का है। बट बॉटम में टेंसाइल वाली वैल्यू ज्यादा है क्या, तो अगर ये वैल्यू है तो बॉटम में जो ओवरऑल स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल नेचर का होगा क्या। हाँ सर, और टेंसाइल नेचर का होगा, यानी और उसकी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी, ओवरऑल टेंसाइल बोल चुका हूं, तो 100 माइनस 80, क्योंकि कंप्रेसिव को फिर माइनस करोगे, 20 मेगा पास्कल का बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। यस सर। लेकिन अगर ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू, अभी मैं बस बॉटम पे लिखे बता रहा हूं, मान लो ये भी 100 के बराबर है, उसको 100 ले लिया और ये भी 100 के बराबर आया, ठीक है, तब बॉटम का रिजल्टेंट स्ट्रेस 0 होगा क्या। हाँ सर, ये हो गया। अच्छा, अगर ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 120 आया, 100 से ज्यादा, ये 100 है, तब बॉटम का जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है कंप्रेसिव वाला ज्यादा है, तो एक तो बॉटम में रिजल्टेंट स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर का आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट कंप्रेसिव बोल चुका हूं, तो इसको ऐड करो, उसको सबस्ट्रेट करो, तो बॉटम में रिजल्टेंट स्ट्रेस 20 मेगा पास्कल का कंप्रेसिव आएगा क्या, तब बॉटम में स्ट्रेस कंप्रेसिव हो जाएगा। कोई भी केस लो, टॉप में तो टेंसाइल होना ही, क्योंकि दोनों टेंसाइल है तो ऐड होगा, तो यहां बॉटम इसलिए फोकस कर रहा हूं। मतलब मैं ये बोलूं क्या, अगर सिग्मा बीएम का मैग्नीट्यूड 80 यानी इससे कम है, तब बॉटम में टेंसाइल आएगा। रटने का जरूरत नहीं, वो समझ के कर सकते हो, ठीक है, ये होगा। अगर सिग्मा बीएम का मैग्नीट्यूड यानी 100 यानी इसके बराबर है, तो बॉटम का टोटल स्ट्रेस 0 होगा। अगर सिग्मा बीएम का मैग्नीट्यूड अगर इससे ज्यादा है, तो बॉटम में कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा क्या। और इस बेसिस पे अगर यहां रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे ना, तो 3 टाइप का कर्व बन सकता है। उसमें मैं 3 केसेस ले रहा हूं, केस 1, और न्यूमेरिकल में तो सीधा वैल्यू दिखेगा ना। केस 1, अगर सिग्मा बीएम का, ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं ना, सिग्मा बीएम इज द मैग्नीट्यूड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का, इज लेस देन एक्सेल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आया उसको मैं सिग्मा डैश से डिनोट किया हूं, इज लेस देन सिग्मा डैश। तो खुद सोच सकते हो, अगर इससे लेस है, टॉप में तो दोनों टेंसाइल होना है, बॉटम में क्या होगा, ये वैल्यू ज्यादा टेंसाइल वाला कंप्रेसिव से, तो बॉटम में टोटल स्ट्रेस कितना होगा, उसका नेचर टेंसाइल होगा क्या। यस सर। तो अगर इस केस के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो कुछ कैसा बनेगा, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, मैं टेंसाइल को इधर दिखाऊंगा, कंप्रेसिव को इधर, ठीक है। टॉप का स्ट्रेस तो टेंसाइल होना है, टॉप के टोटल स्ट्रेस को मैं सिग्मा 80 बोल दे रहा हूं, टोटल स्ट्रेस वो कैसे निकाल को दिखा रहा हूं, ठीक है, सिग्मा 80। बॉटम का स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बॉटम का स्ट्रेस टेंसाइल वाला ज्यादा है, तो बॉटम का स्ट्रेस सिग्मा डैश माइनस सिग्मा बीएम होगा, और उसका नेचर टेंसाइल ही रहेगा, क्योंकि टेंसाइल वाला ज्यादा है। जैसे अगर ये वैल्यू है 100 और 80, सिग्मा बीएम सिग्मा डैश से कम लिया हो ना, तो बॉटम का टोटल स्ट्रेस 100 माइनस 80 यानी 20 मेगा पास्कल टेंसाइल होगा क्या, ठीक है, ये हो गया। लेकिन वो जो भी आएगा, भले उसका नेचर टेंसाइल, लेकिन वो टॉप के स्ट्रेस से कम होगा ना, तो यहां कहीं ले लेता हूं, तो ये बॉटम का टोटल टेंसाइल स्ट्रेस है सिग्मा बीटी, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, तो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। इस केस में पूछता है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो, तो वो तो टॉप में ही होना है। मैक्सिमम कंप्रेसिव, तो यहां कंप्रेसिव आ ही नहीं रहा है। पूछेगा कोई भी लेयर कंप्रेशन में होगा क्या, तो इस केस में कोई भी लेयर कंप्रेशन पे नहीं है, ठीक है, ये हो गया। इसको रटना नहीं, समझना था ना, ठीक है। सिग्मा 80 टॉप का टोटल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा डैश प्लस सिग्मा बीएम, दोनों टेंसाइल ऐड कर दो। नेचर को ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, टेंसाइल सही नेचर ब्रैकेट में लिख दिया हूं, इसलिए यहां बस मैग्नीट्यूड लिखूंगा। बॉटम में
एक्सल फोर्स के यहाँ टेंसाइल आ रहा है सिग्मा डैश, बेंडिंग एंड सिग्मा बीएम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है कंप्रेसिव, बट टेंसाइल वाला सिग्मा डैश वाला पार्ट ज्यादा है और ज्यादा है, तो बॉटम का भी टोटल स्ट्रेस टेंसाइल ही होगा। और वो कैसे निकालोगे, टोटल टेंसाइल ही ले रहा हूं तो टेंसाइल को ऐड कर दो और कंप्रेसिव वाले पार्ट को सबस्ट्रेट कर दो, तो बॉटम का टोटल टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ टेंसाइल को प्लस लियो ना, और ये पार्ट ज्यादा है, सिग्मा डैश ज्यादा है, तो नीचे का भी टेंसाइल ही आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट केस। यस सर। सेकेंड केस, केस 2 क्या है कि एक्सल फोर्स के कारण जो टेंसाइल स्ट्रेस आया सिग्मा डैश उसका मैग्नीट्यूड और जो नीचे का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है उनका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो, और अगर ये दोनों बराबर है तो नीचे में जितना टेंसाइल आ रहा है एक्सल फोर्स उतना ही कंप्रेसिव आ रहा है बेंडिंग एंड, तो दोनों घट के जीरो हो जाएगा क्या, तब बॉटम का टोटल स्ट्रेस जीरो होगा। टॉप का तो वही है कि दोनों ऐड होकर टेंसाइल आना है टोटल स्ट्रेस, बट बॉटम का स्ट्रेस उस केस में कितना हो जाएगा, जीरो। तो केस 2 क्या हो गया कि सिग्मा बीएम का जो मैग्नीट्यूड है वो सिग्मा डैश के बराबर आ जाए, और उस केस के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो क्या आएगा, टॉप में तो दोनों ही टेंसाइल है तो ऐड होके टॉप का तो आया नहीं है जो आएगा सिग्मा 80, बट बॉटम का टोटल स्ट्रेस उस केस में जीरो हो जाएगा क्या, हाँ सर, और बॉटम का जीरो हो जाएगा तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा बनेगा। इस केस में भी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस तो टॉप में ही आ रहा है, और इस केस में भी कोई भी लेयर या क्रॉस सेक्शन का कोई भी पॉइंट कंप्रेशन में नहीं होगा, ये बोल सकता हूं क्या, हाँ, इस डायग्राम को देख के इसलिए बोल सकते हो कि कोई भी पॉइंट कंप्रेशन में नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां लिखना चाहो तो टॉप का जो टोटल स्ट्रेस है, बट ये तो खुद ही लिख लोगे कितना होगा, सिंपल एड सबस्ट्रेट इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि सेम प्लेन पे आ रहा है या सेम क्रॉस सेक्शन में आ रहा है और दोनों का नेचर नॉर्मल है, और टॉप में दोनों टेंसाइल है तो ऐड ही हो जाएगा, और रिजल्टेंट का भी नेचर टेंसाइल होगा। ठीक है, और बॉटम में जीरो हो जाएगा क्योंकि सिग्मा डैश माइनस सिग्मा बीएम और दोनों बराबर है तो कितना आएगा, जीरो, जीरो का कोई नेचर। ठीक है, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते बोल सकते हो कि क्रॉस सेक्शन का कोई भी पॉइंट कंप्रेशन में नहीं है। ठीक है, लास्ट केस क्या बचा कि अगर जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा डैश से ज्यादा हो, ये 100 है वो 120, अगर इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा, ये बस 100 120 रेफरेंस समझाने के लिए हो ना, हो सकता है और कोई वैल्यू हो, पर ये अगर सिग्मा बीएम सिग्मा डैश से ज्यादा है तो बॉटम में इसका नेचर टेंसाइल है, इसका नेचर और कंप्रेसिव वाला पार्ट ज्यादा है क्या, तो बॉटम में रिजल्टेंट स्ट्रेस कंप्रेसिव होगा, और रिजल्टेंट कंप्रेसिव बोल चुके हो तो कंप्रेसिव वाले को ऐड करोगे और टेंसाइल वाले को सबस्ट्रेट करोगे। जैसे अगर ये वैल्यू 120 और ये 100 है तो नीचे में 120 माइनस 100 यानी 20 मेगापास्कल का कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। लेकिन बॉटम में जो भी है, टॉप में तो टेंसाइल स्ट्रेस ही आना है क्योंकि टॉप में सिग्मा डैश सिग्मा बीएम दोनों टेंसाइल है तो दोनों ही रिजल्टेंट भी टेंसाइल होगा। ठीक है, तो अगर इस केस का मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, इसको इधर लिख देता हूं, केस 3 कि सिग्मा बीएम का मैग्नीट्यूड सिग्मा डैश से ज्यादा है, तो उस केस का ध्यान देना, टॉप पॉइंट ए पे तो दोनों ही टेंसाइल नेचर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को ऐड ही होना है और रिजल्टेंट नेचर भी टेंसाइल होगा। बॉटम में कंप्रेसिव वाला पार्ट ज्यादा है तो जब दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट स्ट्रेस जो भी हो बट कंप्रेसिव होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड इससे कम होगा क्योंकि इधर ऐड हो रहा है इधर सबस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे रिजल्टेंट कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव वाले को तो चलो ऐड कर दिया नीचे में, बट टेंसाइल वाले को तो सबस्ट्रैक्ट करोगे ना, और यहां दोनों टेंसाइल था तो दोनों ऐड हो रहा था तो इसका लेंथ तो कम ही आएगा, ये आ गया। और ये रिजल्टेंट स्ट्रेस ये सिग्मा 80, ठीक है, टॉप का टोटल स्ट्रेस ये सिग्मा बीटी बॉटम का टोटल स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया, और नेचर कंप्रेसिव दिखा चुका है ना इसलिए यहां बस मैग्नीट्यूड लिखोगे और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, खत्म, ये हो गया। यहां अगर सिग्मा 80 का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या होगा, टॉप में दोनों ही टेंसाइल है तो दोनों ऐड हो जाएगा और रिजल्टेंट भी टेंसाइल होगा, तो सिग्मा डैश प्लस सिग्मा बीएम और नेचर टेंसाइल। बॉटम में अभी सही डायरेक्शन दिखा चुका हूं ना इसलिए मैग्नीट्यूड लिखोगे, तो बॉटम में बेंडिंग वाला कंप्रेसिव है और एक्सल फोर्स के जो नेचर सिग्मा डैश आ रहा है वो टेंसाइल है, और कंप्रेसिव वाला वैल्यू ज्यादा है तो रिजल्टेंट कंप्रेसिव होगा, और रिजल्टेंट कंप्रेसिव बोल चुका हूं इसलिए आप कंप्रेसिव वाले को ऐड करो, तो सिग्मा बीएम को ऐड कर दे रहा हूं और माइनस सिग्मा डैश को सबट्रैक्ट कर दो और रिजल्टेंट स्ट्रेस कंप्रेसिव होगा। क्लियर पॉइंट, तो ये इस केस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस पर्टिकुलर केस में मेरे को बोलता है, अगर इस पर्टिकुलर केस में मेरे को बोलता है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना है तो अगेन वो टॉप का है, बट मैक्सिमम कंप्रेसिव कितना है तो अब कंप्रेसिव आ रहा है और इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बॉटम में है क्या, हाँ सर, क्या कुछ लेयर टेंस कंप्रेशन में है क्या, टेंशन पे तो रहेगा ही मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन क्योंकि एक्सल फोर्स क्या टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा था, पर यहां कुछ लेयर कंप्रेशन में भी है। यहां तक क्लियर है क्या, तो ये केस हो गया हम लोग का कंबाइंड एक्सियल एंड बेंडिंग का केस, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ठीक है,
इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अ लिंक इज अंडर अ पुल विच लाइज ऑन द फेसेस एज सोन इन फिगर अबव फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव, मैक्सिमम टेंसाइल भी पूछा है, मैक्सिमम कंप्रेसिव भी पूछा है, ठीक है। अच्छा, ये एसेंट्रिक टेंसाइल लोड जैसा है, तो मैक्सिमम टेंसाइल तो पक्का आना है, मैक्सिमम कंप्रेसिव के लिए बस वही है, रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना। अगर ये वाला केस आ रहा है तो कंप्रेसिव भी आएगा, अगर बाकी के 2 केसेस आ रहे हैं तो कंप्रेसिव आएगा ही नहीं, तब और कंप्रेसिव नहीं आएगा तो मैक्सिमम कंप्रेसिव वैल्यू 0 बोल देना, तो वो अपन अभी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में इसका ये दिया है ना क्रॉस सेक्शन, ये 15 mm और ये रेक्टेंगल और ये 50 mm है ना, तो इसका मैं 2D फिगर ही बना लेता हूं। 2D फिगर में एक बार के मैं इस साइड का व्यू दिखा देता हूं, इस साइड का व्यू दिखाओगे तो ये हाइट दिखेगा 50 mm और ये दिखेगा, और ये लोड दिखेगा 4 किलोन्यूटन। फिर इस लोड को हम लोग इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ट्रांसफर कर देंगे जो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसका 2D व्यू बनाना चाहोगे तो कैसा बनेगा, ये है 50 mm और ऐसे इसका थिकनेस 15 mm है ना, ये लोड आ रहा है 40 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 40,000 न्यूटन। मैं फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को mm में लूंगा। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास हो, तो चूंकि क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक है तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बीचों बीच आएगा, और बीचों बीच आएगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 50 का हाफ, दैट इज 25 mm हो गया। और यही एसेंट्रिसिटी हो गया क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स कितना है सर, P, ठीक है। तो अब इस लोड P को ना इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है, और ट्रांसफर करके दोनों का अलग अलग डायग्राम दिखाना चाहो तो अलग अलग दिखा दो, एक ही में बनाना चाहो तो एक ही में बना दो, उतना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तो विजुअलाइजेशन तुम लोग भी कर लोगे। क्या आएगा, तो अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ट्रांसफर करोगे तो एक डायरेक्ट फोर्स आएगा P, टेंसाइल नेचर का, उसको यहां दिखा देता हूं। P की वैल्यू 40,000 न्यूटन है ना, यहां बस जगह कम है तो 40,000 ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक इसके कारण लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मूवमेंट आएगा, मूवमेंट कितना आएगा, P इंटू ई, इस साइड किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, इस साइड क्लॉकवाइज है तो इस साइड एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो इस साइड एंटी क्लॉकवाइज और इस साइड क्लॉकवाइज, ये हो गया। और ये मूवमेंट कितना होगा, P इंटू ई, P की वैल्यू 40,000 है न्यूटन, इंटू एसेंट्रिसिटी E कितना है 25, ठीक है। तो ये न्यूटन mm में आएगा ना, ये हो गया। वही इसके कारण एक्सल टेंसाइल स्ट्रेस आएगा क्योंकि टेंसाइल फोर्स है, इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, मैं सीधा क्रॉस सेक्शन में जिसमें बना रहा हूं उसको यहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूंगा। मेरे को ये पता है कि एक्सल फोर्स के कारण क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा क्योंकि ये टेंसाइल नेचर का एक्सल फोर्स है, और वो क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे बराबर होगा, और उसको निकालने का फॉर्मूला है एक्सल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो मान लो मैं इस क्रॉस सेक्शन का बना रहा हूं तो इधर ड्रॉ करके दिखा देता हूं, और मान लो मैं इधर का पोर्शन को कट किया हूं, वो पूरा दिखा नहीं रहा हूं, तो टेंसाइल को इधर दिखाओगे, कंप्रेसिव को इधर, या कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। मैं टेंसाइल को इधर दिखा रहा हूं, कंप्रेसिव को इधर दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर इधर का पोर्शन बना रहे हो तो टेंसाइल को तब इधर दिखाओगे क्योंकि तब ये आउटवर्ड होगा, इधर कंप्रेसिव, उसे फाइनल आंसर में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अभी मैं इधर टेंसाइल दिखा रहा हूं, इधर कंप्रेसिव दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसके कारण हर एक क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, उसको मैं सिग्मा डैश बोल देता हूं, और वो सब में बराबर आएगा, यस सर। और इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, सिग्मा डैश, ठीक है। सिग्मा डैश की वैल्यू यहां जगह है तो यही निकालो, नहीं तो नेक्स्ट पेज में निकाल लेते हैं ना, ठीक है। कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। सिग्मा डैश क्या होगा सर, एक्सल फोर्स P डिवाइड बाई एरिया, एक्सल फोर्स कितना है 40,000 न्यूटन, डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्रॉस सेक्शन मेरा रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में विड्थ और हाइट में एक डायमेंशन 15 mm है और एक 50 है, तो इसका जो एरिया होगा 15 इंटू 50 mm होगा क्या, तो इट इज 15 इंटू 50 mm। तो यहां से क्या निकल जाएगा सर, सिग्मा डैश, कितना आ रहा है सिग्मा डैश, कैलकुलेशन करके निकाल लो, 40,000 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 50, इट इज कमिंग, कैलकुलेशन यू कैन चेक, 53.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। यस सर, ये गया। इसका नेचर टेंसाइल है और क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे बराबर आ रहा है, तो ड्रॉ करके दिखा दिया है। अच्छा, बेंडिंग मूवमेंट क्या, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, यस सर। तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकाल लो। अच्छा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कई लोग रेक्टेंगुलर के लिए डायरेक्ट याद भी रखते हैं, बट मैं एक बार लिख दे रहा हूं, सिग्मा BM। कैसे निकालेंगे, बेंडिंग तो M इंटू P इंटू E के बराबर है,
डिवाइड बाय आई पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इनटू वाई न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मैक्सिमम निकालना है तो उसकी मैक्सिमम ले लो और क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक है तो दोनों साइड का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देना यहां इंपॉर्टेंट है आई और वाई मैक्स निकालना। ध्यान देना आई क्या है, पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस और वाई मैक्स न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके लिए यहां न्यूट्रल एक्सिस पता करना पड़ेगा। ध्यान देना ये हाइट 50 mm है और ये 15 mm है 15। ये जो मूवमेंट है ये इस एक्सिस के अबाउट आ रहा है क्या, ये एक्सिस 15 mm के पैरेलल वाला एक्सिस है क्या, मान लो उस एक्सिस को एक्स बोलूंगा तो इस केस में सेंट्रोइडल जो एक्स एक्सिस है इसको अगर मैं एक्स बोल रहा हूं वो मेरा क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा क्या। यस सर, इस क्रॉस सेक्शन को अगर मैं एक बार के लिए अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं, इस क्रॉस सेक्शन को अगर अलग से ड्रॉ करके दिखाओगे, मान लो यहीं ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरा 15 mm और ये 50 mm। ठीक है, जो मेरा बेंडिंग मोमेंट है वो 15 mm वाला जो डायमेंशन है उसके पैरेलल एक्सिस का हटा रहा है, तो इसके पैरेलल में जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगा वो न्यूट्रल एक्सिस होगा क्या। हाँ सर, और इसके पैरेलल में जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो ये एक्सिस होगा, इसको सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस बोल दो या जो भी, दिस विल बी न्यूट्रल एक्सिस। और ये सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है तो बीचों बीच ही आएगा, बीचों बीच यानी ये 25 mm ये हो गया। और इसके बाद जो आई है वो ये आई क्या हो गया, इसके अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, रेक्टेंगल है तो क्या होगा bh3/12, बी क्या होगा इसका पैरेलल डायमेंशन विच इज 15, एच क्या होगा इसका परपेंडिकुलर डायमेंशन विच इज 50, तो आई क्या होगा 15 इंटू 50 का क्यूब डिवाइड बाय 12, ये तो हो गया। अगला वाई मैक्स न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस देखोगे तो 25, बॉटम का देखोगे तो वो भी 25 है क्या, तो दोनों साइड का वाई मैक्स सेम है इसलिए तो दोनों साइड का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सेम आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, और उसके लिए वाई मैक्स कितना होगा 25 mm। जैसे ही ये पुट करोगे तो सिग्मा बीएम का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ये कितना आएगा सर, P इंटू ई यानी बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कितना है, P इज 40,000, E इज 25 mm, ये चेक करना ना ध्यान से, तो 40,000 इंटू 25 डिवाइड बाई आई इज 15 इंटू 50 क्यूब डिवाइड बाई 12 इंटू वाई मैक्स इज 25, तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, इट इज कमिंग 160 मेगापास्कल। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार के लिए, ये तो आ गया मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका नेचर, तो ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये बीम को कुछ इस तरीके से बेंड करेगा क्या, और इस तरीके से बेंड करेगा तो न्यूट्रल सरफेस या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस आएगा और नीचे कंप्रेसिव आएगा क्या। हाँ सर, तो अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं यहां ड्रॉ करके दिखाऊं तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो लीनियर होगा सर, बट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वो टेंसाइल को इधर दिखा रहा हूं, कंप्रेसिव को इधर, तो ये टेंसाइल नेचर का आएगा और इधर ये कंप्रेसिव नेचर का आएगा, और टॉप फाइबर और बॉटम में मैक्सिमम आएगा जिसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बीएम है और ये भी सिग्मा बीएम होगा। ठीक है, उसके बाद इसको किससे ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये आ गया, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 160 मेगापास्कल, 160। टॉप में इसका स्ट्रेस टेंसाइल है, बॉटम में कंप्रेसिव। अब अगेन क्रॉस सेक्शन में दोनों नॉर्मल आ रहा है और सेम प्लेन, क्रॉस सेक्शन यानी सेम प्लेन पे आ रहा है, तो सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, दोनों टेंसाइल तो ऐड कर दो, दोनों कंप्रेसिव तो ऐड कर दो, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव तो सब्सट्रैक्ट कर दो, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकल जाएगा। अब ये रिजल्टेंट स्ट्रेस को ड्रॉ जब करोगे ना तो बस टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट पे फोकस करो एक बार के लिए। टॉप पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, बॉटम पॉइंट को बी बोल रहा हूं। टॉप पॉइंट पे तो दोनों का नेचर टेंसाइल है, यस सर, इसकी वैल्यू 160 है, सिग्मा डेस की भी वैल्यू यहां लिखे दे रहा हूं, सिग्मा डेस 53.33 है, कैलकुलेशन ध्यान देना। ठीक है, तो टॉप में तो दोनों ही टेंसाइल नेचर का है तो टोटल ऐड हो जाएगा और रिजल्टेंट स्ट्रेस भी टेंसाइल होगा। बॉटम में ये टेंसाइल और ये कंप्रेसिव है तो रिजल्टेंट क्या होगा, उसके लिए देखो बॉटम में ये टेंसाइल इसका मैग्नीट्यूड 53.33, ये कंप्रेसिव इसका मैग्नीट्यूड 160 ज्यादा है क्या, तो बॉटम में रिजल्टेंट स्ट्रेस कंप्रेसिव होगा क्या, क्योंकि कंप्रेसिव वाला ज्यादा है। और वो कैसे निकालोगे, तो चूंकि रिजल्टेंट कंप्रेसिव ले चुके हो तो कंप्रेसिव वाले को ऐड कर दो, टेंसाइल वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकल जाएगा। यानी अगर मैं इस केस का रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूं तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन में कैसा आएगा, ध्यान देना। टॉप पॉइंट में दोनों टेंसाइल है तो दोनों ऐड होकर टोटल स्ट्रेस भी टेंसाइल होगा, तो टॉप पॉइंट के टोटल स्ट्रेस को सिग्मा 80 बोलूं
तो सिग्मा डैश भी टेंसाइल, सिग्मा बीएम भी टेंसाइल, तो दोनों को ऐड कर दो। सिग्मा डैश इज 53.33, सिग्मा बीएम इज 160, तो ये कितना आएगा सर 160 प्लस 53.33, इट इज कमिंग 213.33 मेगा पास्कल एंड इट्स नेचर इज टेंसाइल, क्योंकि दोनों टेंसाइल है तो रिजल्टेंट भी टेंसाइल होगा। मेगा पास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और उसका नेचर टेंसाइल है। अगर बॉटम पॉइंट का टोटल स्ट्रेस का बात करोगे, ये T4 टेंसाइल है ना, तो बॉटम पॉइंट में एक्सेल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आ रहा है वो सिग्मा डैश है टेंसाइल, उसकी वैल्यू 53.33। बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस आ रहा है बॉटम पॉइंट पे वो कितना आ रहा है 160 मेगा पास्कल कंप्रेसिव, तो बॉटम पॉइंट में कंप्रेसिव वाला पार्ट ज्यादा है क्या, तो रिजल्टेंट कंप्रेसिव होगा। चूंकि रिजल्टेंट कंप्रेसिव तो बॉटम में कंप्रेसिव वाले को ऐड करो, कंप्रेसिव वाला पार्ट सिग्मा बीएम है, और टेंसाइल वाले को सबस्ट्रेट करो वो सिग्मा डैश है। ठीक है, तो ये कितना होगा 160 माइनस 53.33 और इसका नेचर कंप्रेसिव होगा, कितना आएगा ये 160 माइनस 53.33, या क्या 106.67। बट ये ऐसे क्या हो तो नेचर बताते हुए ना कंप्रेसिव रिजल्टेंट ले चुका हूं और नेचर कंप्रेसिव। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ भी करोगे ना, मान लो ये टॉप पॉइंट ए, टॉप पॉइंट में टोटल स्ट्रेस टेंसाइल है, ये हो गया, उसकी वैल्यू 213.33, बॉटम पॉइंट में टोटल कंप्रेसिव है, इधर आएगा 106.67, और इसको किससे ड्रॉ कर दो स्ट्रेट लाइन से। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख कर सकते हो कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन में कितना आ रहा है, तो सिग्मा बी मैक्स टेंसाइल नेचर का, तो टेंसाइल नेचर का मैक्सिमम कितना है 213.33 मेगा पास्कल। अच्छा, यहां कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आ रहा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू बॉटम पॉइंट पे है क्या, तो सिग्मा बी मैक्स कंप्रेसिव नेचर, सिग्मा बी नहीं बोलना चाहिए, बी फॉर बेंडिंग हो जाता है, बस सिग्मा मैक्स बोलो। ठीक है, वैसे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ कंप्रेसिव नेचर, तो कंप्रेसिव में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड बॉटम पॉइंट पे हो, कितना है 106.67 मेगा पास्कल। तो ये भी समझ गए होंगे, क्लियर है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां तक क्लियर है क्या, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज 213.33 मेगा पास्कल, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज 106.67 मेगा पास्कल। ओके, अच्छा, कंबाइंड लोडिंग में अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का क्या है, कंबाइंड एक्सियल लोड एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, आज यहां तक करेंगे, कल एक और पार्ट कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन कल कर लेंगे, क्योंकि आज उतना टाइम मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, और कल ही हम लोग थिन प्रेशर वेसल भी स्टार्ट करेंगे। तो अब एक पार्ट और देख लेते हैं, कंबाइंड एक्सियल लोड एंड ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग यानी यहां टॉर्सन मूवमेंट लगा है ना, मान लो एकदम सिंपल, इसमें याद नहीं रखना, ये एक्सेल फोर्स को मैं पी से डिनोट करा, अब ये टेंसाइल नेचर का हो सकता है, किसी क्वेश्चन में कंप्रेसिव नेचर का देते। इस कारण क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, उसको निकालने का तरीका है एक्सेल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, ये जो टॉर्सन मूवमेंट है इसको मैं कैपिटल टी बोल दे रहा हूं। टॉर्सन क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आएगा। यस सर, अब अल्टीमेटली ना यहां मेरे को ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जैसे हम लोग कभी भी डिजाइन करते हैं ना, तो डिजाइन करते समय इसको डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे मशीन डिजाइन में, लेकिन हम लोग एक क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर मान के चलते हैं। जैसे अगर मान लो मेरा क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर क्या है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो हम लोग इस पूरे सार्ट में जो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस यानी क्रॉस सेक्शन पे नहीं देखोगे, हो सकता है वो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस किसी इंक्लाइन प्लेन पे आए। कैसे, क्रॉस सेक्शन में तो केवल एक्सेल फोर्स के कारण नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन मान लो ये क्रॉस सेक्शन का, ये क्रॉस सेक्शन है, एक्सेल फोर्स के कारण नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, वो टेंसाइल नेचर का है, लेकिन साथ में टॉर्सन मूवमेंट भी तो है, और टॉर्सन मूवमेंट के कारण तो टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा, मान लो कुछ ऐसा रहा है या क्या, तो हो सकता है ना इसके कारण किसी इंक्लाइन प्लेन में प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और प्रिंसिपल स्ट्रेस में से जो सबसे ज्यादा होता है वो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है क्या। हाँ सर, तो हो सकता है ना कि ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस तो किसी इंक्लाइन प्लेन पे भी है, इसीलिए तो ये कंबाइंड लोडिंग वाला चैप्टर में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाला चैप्टर कंप्लीट करने का बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस कंडीशन निकालेंगे, बट क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस कंडीशन निकाल के मेरे को जो भी मेरा पॉइंट जहां पर ओवरऑल नॉर्मल स्ट्रेस सबसे ज्यादा हो सकता है, उस पॉइंट का हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे और उनमें जो सबसे ज्यादा है। क्लियर पॉइंट, तो जब भी तुम लोग का ना कंबाइंड एक्सियल टॉर्सन का केस है, मतलब नेचर अलग हो, एक के कारण नॉर्मल एक के कारण शियर आ रहा है, तो उस केस में तो प्रॉपर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे क्रिटिकल पॉइंट का। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोल रहे हैं मैं बताऊंगा,
और उसके कारण मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालोगे। अगर तुम लोग का क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर नॉर्मल स्ट्रेस, वो सब क्वेश्चन में आ जाएगा, वो जब मशीन डिजाइन पढ़ोगे तो थ्योरी ऑफ फेल्योर में पता होगा, लेकिन उसके लिए मेरे को क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन निकालना आना चाहिए। वैसे हो सकता है कि क्राइटेरिया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो, वैसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, तुम थ्योरी ऑफ फेल्योर में पढ़ोगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए वही क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन निकालेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस में जो टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा वो जरूरी नहीं है ओवरऑल मैक्सिमम टॉर्सन शियर हो। क्यों? क्यों? क्योंकि जो टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा मेरे दोस्त, वो क्रॉस सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, बट साथ में नॉर्मल स्ट्रेस भी आ रहा है क्या? तो किसी इंक्लाइन प्लेन का शियर स्ट्रेस और ज्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए वही हम लोग क्या तरीका पढ़े, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 निकालो, फिर मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 करो, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है। तो यही सारा चीज करना रहेगा। बस यहां अंतर क्या है, यहां सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 डायरेक्ट ना देखे हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट पता करना पड़ेगा और क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन निकालना पड़ेगा। अब तुम लोग यहां अगला चीज कंफ्यूज हो करोगे, सर क्रिटिकल पॉइंट क्या है? तो क्रिटिकल पॉइंट वो है कि जो भी क्राइटेरिया ले रहे हो उस क्राइटेरिया के कारण, वो क्राइटेरिया मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, मान लो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाह रहे हो, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस किस पॉइंट का सबसे ज्यादा आ सकता है, उस पॉइंट का प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, उनमें जो सबसे ज्यादा होगा ना वो ओवरऑल पूरे शाफ्ट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द शाफ्ट। मतलब मैं क्रॉस सेक्शन का नहीं निकाल रहा हूं, ओवरऑल मैक्सिमम पता चल रहा हूं। शाफ्ट में भले किसी इंक्लाइन प्लेन पे आए उससे क्या लेना देना, वैसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला है पूरे शाफ्ट का, क्रॉस सेक्शन का नहीं। वो कैसे करोगे? तो अगर मेरा शाफ्ट या बीम या बार जो भी बोलोगे, अगर वो प्रिज्मेटिक है, प्रिज्मेटिक के अंदर अगर क्रॉस सेक्शन पूरे का सेम है, तब तो ये एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाता है। यहां क्या करोगे ना, पहले क्रॉस सेक्शन में क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पता करो, ठीक है। अभी चाहे नॉर्मल स्ट्रेस के बाद हिसाब से बात करो, चाहे शियर स्ट्रेस के बाद से बात करो, अगर पूरे का एक्सेल फोर्स और टॉर्सन मोमेंट सब बराबर है ना, तो उतना दिक्कत नहीं जाने वाला। ये देखो कि अगर ये प्रिज्मेटिक शाफ्ट है तो पहले किस क्रॉस सेक्शन का एक्सेल फोर्स सबसे ज्यादा है, तो सर वो एक्सेल फोर्स के हिसाब से क्रिटिकल होगा। बट मेरे भाई एक्सेल फोर्स तो क्या पूरे क्रॉस सेक्शन का सेम है क्या, पूरे पोर्शन का सेम है क्या, हर एक क्रॉस सेक्शन का? तो यहां मैं बोलूं क्या, एक्सेल फोर्स के हिसाब से किसी भी क्रॉस सेक्शन को एज ए क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन यूज कर सकते हो। ध्यान देना, जब भी प्रिज्मेटिक शाफ्ट का क्वेश्चन आए ना, या प्रिज्मेटिक यानी पूरे का क्रॉस सेक्शन सेम है, तो ये देखो जो भी अलग अलग लोड है वो किस क्रॉस सेक्शन में सबसे, उसके रेजिस्टेंस किस क्रॉस सेक्शन में सबसे ज्यादा आ रहा है। तो एक्सेल फोर्स तो सारे क्रॉस सेक्शन का सेम है क्या, तो एक्सेल फोर्स के हिसाब से किसी भी क्रॉस सेक्शन को एज ए क्रिटिकल यूज कर सकते हो। ये लेकिन हुआ एक्सेल फोर्स के हिसाब से। अगला टॉर्सन मोमेंट, अभी इस डायग्राम में टॉर्सन मोमेंट भी पूरे हर एक क्रॉस सेक्शन का सेम है क्या, और चूंकि टॉर्सन भी हर एक क्रॉस सेक्शन का सेम है, तो टॉर्सन के हिसाब से भी किसी भी क्रॉस सेक्शन को एज ए क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन यूज कर सकते हो। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन को यूज कर सकते हो, तो मान लो इस क्रॉस सेक्शन को यूज किया, ये हो गया, ये तो हो गया क्रॉस सेक्शन। और इस क्रॉस सेक्शन का एक्सेल फोर्स कितना है, P नेचर टेंसाइल, और इस क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मोमेंट कितना है, T डॉट M डॉट टॉर्सन मोमेंट कितना है, T, ये हो गया, डायरेक्शन तो दिख रहा है, हो गया। अब इस क्रॉस सेक्शन में भी ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। तो अब उसके कारण ये देखो एक्सेल फोर्स के कारण नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और टॉर्सन मोमेंट के कारण शियर स्ट्रेस आएगा क्रॉस सेक्शन में। पहले क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस निकालोगे तभी तो प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकाल पाओगे ना, ठीक है। तो एक्सेल फोर्स का नॉर्मल स्ट्रेस कहां पर सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। मान लो इस क्रॉस सेक्शन को मैं यहां साइड में भी बना के दीजिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये हो गया, ठीक है। तो जो भी मेरा क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन है उसको एक बार के लिए उसका क्रॉस सेक्शन भी इधर बना के दे दिया, ठीक है। मेरे को ये बताना, एक्सेल फोर्स का नॉर्मल स्ट्रेस तो क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे बराबर आएगा क्या? हाँ सर, क्यों? क्योंकि एक्सेल फोर्स का स्ट्रेस हर एक क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे बराबर होता है। तो एक्सेल फोर्स के तो किसी भी पॉइंट को इस क्रॉस सेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि उसका इफेक्ट हर एक पॉइंट पे बराबर है, ये हो गया। अगला टॉर्सन मूवमेंट के कारण, टॉर्सन मूवमेंट के टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा, और टॉर्सन शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T अपॉन J इंटू स्मॉल r। तो उसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में टॉर्सन शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहां का होगा, जहां का r सबसे ज्यादा हो। r क्या है, सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, और r सबसे ज्यादा सारे आउटर लेयर का पॉइंट का सबसे ज्यादा होगा। कि आउटर लेयर में कोई भी ले सकते हो, ये हो गया क्या, सारे आउटर लेयर के पॉइंट का सबसे ज्यादा होगा क्या, यस सर। तो मैं बोलूं क्या, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में एक्सेल फोर्स के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी ले सकते हो क्योंकि एक्सेल फोर्स हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम आएगा। टॉर्सन के हिसाब से आउटर लेयर का कोई भी पॉइंट ले सकते हो, और अभी ये दो ही लोड है। तो ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में, और दोनों में कॉमन मिलेगा तभी ये चीज। तो दोनों में कॉमन आउटर लेयर का पॉइंट है क्या, क्योंकि आउटर लेयर का पॉइंट एक्सेल फोर्स के हिसाब से भी एज ए क्रिटिकल ले सकते हो क्योंकि एक्सेल फोर्स एक्सेल स्ट्रेस सारे में बराबर आएगा, तो आउटर लेयर में भी वही आएगा। और टॉर्सन के कारण भी आउटर लेयर का पॉइंट्स क्रिटिकल है क्योंकि टॉर्सन शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा। तो यहां ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट आउटर लेयर के पॉइंट्स हो गए।
अब आउटर लेयर के पॉइंट्स ओवरऑल क्रिटिकल हैं, तो आउटर लेयर में भी कौन सा ले, तो कोई भी एक ले लो, क्योंकि सब इक्वली क्रिटिकल है आउटर लेयर का पॉइंट। क्यों इक्वली है? क्योंकि आउटर लेयर के पॉइंट पे एक्सल फोर्स क्या है, एक्सल स्ट्रेस, और टॉर्शन क्या है, टॉर्शन शियर स्ट्रेस, दोनों क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, और बराबर आएगा आउटर लेयर के सारे पॉइंट पे। तो आउटर लेयर के सारे पॉइंट में किसी भी एक पॉइंट को एज ए क्रिटिकल यूज कर सकते हो, फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गलती से इसको क्रिटिकल ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सल फोर्स के तो हिसाब से क्रिटिकल है, बट टॉर्शन के हिसाब से नहीं, क्योंकि यहाँ टॉर्शन शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, टॉर्शन के कारण वो शियर है ना, ओवरऑल शियर स्ट्रेस के लिए तो प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट आउटर लेयर का कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो मान लो मैं टॉप पॉइंट ले लिया। यस सर। अब इस टॉप पॉइंट में पहले क्या करेंगे, एक्सल फोर्स के कारण कितना स्ट्रेस आ रहा है वो निकालेंगे, टॉर्शन मूवमेंट के कारण कितना टॉर्शन शियर स्ट्रेस आ रहा है वो निकालेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, फिर ड्रॉ करने के बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन में जो भी निकालने बोला है वो निकल जाएगा। ठीक है, बट ये पहले टॉप पॉइंट का टॉर्शन के कारण शियर स्ट्रेस निकालोगे, वो क्रॉस सेक्शन का शियर स्ट्रेस होगा। एक्सल फोर्स का नॉर्मल स्ट्रेस निकालोगे, वो क्रॉस सेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेस होगा। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के जो भी निकालने बोला वो निकालोगे। तो पहले तो टॉप पॉइंट का ये निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? टॉप पॉइंट ए, टॉप पॉइंट ए पे एक्सल फोर्स का नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, उसको मैं सिग्मा ए ही बोल देता हूं। और एक्सल फोर्स का नॉर्मल स्ट्रेस तो हमेशा एक्सल फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, तो एक्सल फोर्स पी, इसका एरिया को ए मान लो, तो पी बाई, अभी ये न्यूमेरिकल में निकल जाएगा। और अभी ये टेंसाइल नेचर का है, तो इसका नेचर क्या होगा, टेंसाइल, और ये क्रॉस सेक्शन पे आएगा। ठीक है, टॉर्शन के शियर स्ट्रेस जो पॉइंट ए पे आएगा उसको टाउ टी ए बोल दिया। वो कैसे निकालोगे, टी अपॉन जे इंटू आर ए। आर ए क्या है, पॉइंट ए का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन पॉइंट ए पे जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस है वो तो टॉर्सन के कारण तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही होगा क्या, क्योंकि मेरे ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि साथ में नॉर्मल भी आ रहा है, बट टॉर्सन के कारण तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा ना, क्योंकि टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, क्योंकि पॉइंट ए का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। और ये अगर तुम लोग को ये फॉर्मूला याद है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में जो टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर होता है वो 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब होता है, तो इसकी जगह सीधा 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब भी यूज कर सकते हो, तुम लोग के ऊपर है। बाकी 3 तो टी है, जे पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4, और आर ए जो है वो डी बाई 2 के ही बराबर होगा, तो अपने आप वो 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका नेचर शियर स्ट्रेस है। लेकिन अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये निकालने के लिए ना इसको पॉइंट ए पे ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। अब अगला सवाल आ रहा है सर पॉइंट ए पे कैसे ड्रॉ करें। तो वैसे तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि एग्जैक्ट डायरेक्शन ड्रॉ करके दिखाओ, बट उसका जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। एग्जैक्ट डायरेक्शन ड्रॉ करना मैं टॉर्सन वाले चैप्टर में बताया था। टॉर्सन वाले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ टॉर्सन के शियर स्ट्रेस ही ड्रॉ करने में दिक्कत करोगे। लेकिन ना इस दिक्कत का मैं अब एक समाधान बताऊंगा। पहले तो एग्जैक्ट डायरेक्शन ड्रॉ करना सिखा दे रहा हूं, लेकिन इसका मैं एक इजी वे बताऊंगा, क्योंकि हम लोग का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इतना डिटेल में मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए एक बार समझा रहा हूं। ठीक है, मान लो मैं क्या किया, इस पॉइंट ए को जूम करके तोड़ के 3D डायग्राम बना दिया। अभी सब 3D बना दे रहा हूं, एग्जैक्ट अगर डायरेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा मेरे को ये पता है कि स्ट्रेस हमेशा पहले तो क्रॉस सेक्शन पे आएगा। ठीक है, इसका अगर राइट साइड का क्रॉस सेक्शन लोगे तो ये राइट साइड का क्रॉस सेक्शन है क्या, तो पहले राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करो। ठीक है, क्या गया, तो ये मेरा राइट साइड का क्रॉस सेक्शन है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, अभी ये समझाने के लिए पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं। एक्सल फोर्स के कारण जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है वो टेंसाइल नेचर का सिग्मा है, वो तो इजीली बना सकते हो। ये टेंसाइल स्ट्रेस है, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस है, तो जिस सेक्शन पे आ रहा है, एक तो आएगा क्रॉस सेक्शन में, बनाना क्रॉस सेक्शन उसके परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर में आउटवर्ड, क्योंकि टेंसाइल नेचर है, ये हो गया। अगला टॉर्शन के कारण शियर स्ट्रेस अगर एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे ना तो राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। अभी राइट साइड का क्रॉस सेक्शन लियो, राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में जो टॉर्शन मूवमेंट है वो कुछ ऐसा है क्या, हाँ सर। और इस टॉर्सन मूवमेंट के अगर तुम लोग शियर स्ट्रेस ड्रॉ करोगे ना राइट हैंड थंब रूल यूज करके, तो ये जो राइट साइड का मैं टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस है वो पॉइंट ए को अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, ये टॉर्सन इन शाफ्ट वाले चैप्टर में बताया था। ठीक है, सिंपली क्या करूंगा, अगर मैं पॉइंट ए को अलग से जूम करके तोड़ के बना दूं, इसके राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में देखोगे ना तो टॉर्सन मूवमेंट कुछ ऐसा है। अगर इसको वेक्टर के टर्म में लिखोगे ना तो इसका वेक्टर कुछ ऐसा आएगा, आउटवर्ड की इनवर्ड, इनवर्ड, राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा इधर आ रहा है, या एक बार ये दिखा दो। और इसके हिसाब से इमेजिन करो पॉइंट ए किधर जाएगा, तो पॉइंट ए अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्या, हाँ सर। और पॉइंट ए अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो एग्जैक्ट डायरेक्शन ड्रॉ करोगे ना तो ये टाउ टी ए कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इसी का भी ट्रिक बताऊंगा क्योंकि इतना मेहनत क्यों करना, या क्या। बट शियर कभी भी अकेला नहीं आता, उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री शियर आता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री शियर इस प्लेन पे आएगा। ओरिजिनल ऐसा घुमा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा घुमाएगा, बट पहले क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करोगे ये, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री।
लेकिन अगर इस स्ट्रेस कंडीशन को विजुलाइज करोगे ना तो ये 2D स्ट्रेस कंडीशन है। कैसे? इसको टॉप से देखो, और टॉप से देखोगे तो ये 2D स्ट्रेस कंडीशन है क्या? ये सारा स्ट्रेस विजुलाइज हो जा रहा है। तो मैं इसका टॉप की जगह बॉटम व्यू भी बना सकते हो, टॉप से भी देख सकते हो, बॉटम से भी। तो अभी एक बार के लिए मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो ये मेरा 2D स्ट्रेस कंडीशन होगा। तो हम लोग क्यों ये बनाए? हम लोग का तो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो मैं हमेशा ही टॉप व्यू बना लूंगा। और टॉप व्यू अगर इसका बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्या टॉप बना रहे हो? ठीक है, तो एक तो ये वाला प्लेन दिखेगा, ये स्ट्रेस सिग्मा ए ऐसा दिखेगा। अब इसको डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, इसका जरूरत ही नहीं था मेरे को, बता रहा हूं कैसे। अगर टॉप व्यू बना रहे हो ना तो टाउ टी ऐसा दिखेगा, एरो ऊपर की तरफ दिखेगा इसके अलोंग, और इधर ऊपर तो इधर नीचे, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे तो कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा घुमाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेस कंडीशन कुछ ऐसा दिखेगा। ये रटना नहीं है, खुद से बनाना। लेकिन मेरे को होता है ना, अब ये बनाने के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना, ये टेंसाइल नेचर, ये शियर स्ट्रेस आ गया। सीधा याद रखना कि अगर कंबाइंड एक्सेल और टॉर्सन में ऐसा केस आ रहा है तो वो 2D स्ट्रेस कंडीशन सब्जेक्टेड होगा। तो सीधा जो 2D स्ट्रेस कंडीशन में सारा विजुलाइज हो वाला व्यू बनाऊंगा तो सीधा ये बनाएंगे। अब ड्रॉ कैसे करोगे? क्रॉस सेक्शन में पहले बनाओ तो ये क्रॉस सेक्शन, ये नॉर्मल स्ट्रेस है टेंसाइल नेचर का, तो इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड बना दिए, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। ये टॉर्सन शियर स्ट्रेस है, टॉर्सन शियर स्ट्रेस इसके अलोंग आएगा, ये तो पक्का है। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अलोंग में एरो ऊपर लू कि नीचे लू, तो अपने मन से ले लेना। शियर में फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ऊपर लेना है तो ऊपर ले लेना, नीचे लेना है तो नीचे। क्यों सर? ऊपर लिए तो ये टॉप व्यू हो गया इसका, नीचे ले लोगे एरो तो यही इसका बॉटम व्यू हो जाएगा। क्या? तो फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिधर मन करा है इस लाइन पे एरो ले लेना, जैसा अभी ऊपर ले लिया तो ये बनाने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर ऊपर तो इधर नीचे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री बना देना। इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लोगे, तो उसके और जो भी चीज पूछा है फिर निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए ये तो मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाले चैप्टर में बता चुका हूं। जैसे इसको ट्रीट कर लो एज ए सिग्मा एक्स एक्स, इसको ट्रीट कर लो टाउ एक्स वाई, और वाई डायरेक्शन में कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आ रहा है तो सिग्मा वाई बाई 0 हो गया। क्या? इस डायग्राम में एक बार के लिए। और जैसे ही ऐसे ट्रीट किए तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, 2 निकल जाएगा। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स, एक बार लिख दे रहा हूं, माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अभी ये रटना नहीं है, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा ए सिग्मा वाई बाई 0 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई टाउ टी ए। और जैसे ही निकल गया तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, 2 क्या होगा? सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2, ये सारा चीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाले में पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस आर, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा ए सिग्मा वाई बाई 0 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर। प्लस लोगे तो सिग्मा 1, माइनस लोगे तो सिग्मा 2। और चूंकि ये 2D स्ट्रेस कंडीशन है तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 0 होगा। क्या? ठीक है। और अगर मेरे को अब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है तो क्रिटिकल पॉइंट का जो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 है, बस निकालना क्रिटिकल पॉइंट का है, उनमें जो सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। ये हो गया। अगर मेरे को ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है टाउ मैक्स, तो मत बोल देना टॉर्सन का जो टाउ मैक्स है वो ओवरऑल टाउ मैक्स होगा, नहीं, साथ में नॉर्मल भी आ रहा है तो ओवरऑल टाउ मैक्स के लिए पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालोगे, बस वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे आएगा, उससे क्या करना। ठीक है, तो ओवरऑल टाउ मैक्स वही जो तरीका था, मैक्स ऑफ मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा, ये पहला वाला टर्म तो कैपिटल आर के ही बराबर आएगा क्योंकि 2D स्ट्रेस कंडीशन है, मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, सिग्मा 3 0 है, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, सिग्मा 3 0 है, ये आएगा। तो ये ओवरऑल टाउ मैक्स हो गया। ठीक है, और ये प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, इसमें जो सबसे ज्यादा आएगा, इसमें एक कल एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा इस टाउ मैक्स के लिए खासकर, लेकिन वो कल बताऊंगा क्योंकि अभी जनरल तरीके से निकाल रहा हूं, अभी कोई याद करने वाला चीज नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इसमें कुछ भी चीज याद नहीं करना है, बस समरी समझो। क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट पता किए, उसका एक्सल फोर्स यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस निकल गया, एक्सल फोर्स डिवाइड बाई एरिया, टॉर्सन शियर स्ट्रेस निकल गया, टी अपॉन जे, उस पॉइंट का सेंटर से रेडियल डिस्टेंस वो मैक्सिमम ही है, तो टॉर्सन का शियर निकल गया, उसको लिए ये डायग्राम बना लो, ये डायरेक्ट बना लेना। नॉर्मल स्ट्रेस को एज ए टेंसाइल दिखा दिए, शियर एलोंग में जिधर एरो मन करा है क्रॉस सेक्शन में ले लो, उस हिसाब से बाकी को सेट कर लेना। फिर ये सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई 0 टाउ एक्स वाई प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, फिर जो भी पूछा निकल जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये कंबाइंड लोडिंग वाले चैप्टर में हम लोग का एक और पार्ट कंप्लीट होता है, कंबाइंड एक्सियल एंड टॉर्सन। अब एक बस बचा है कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन, वो कल कराऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ये एक और क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है। अगेन ध्यान देना, इसमें मैक्सिमम नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट पूछा है। पता चला एक्सल पोर्शन जो नॉर्मल आ रहा है उसको मैक्सिमम नॉर्मल दिया, टॉर्सन जो मैक्सिमम शियर आ रहा है उसको ओवरऑल मैक्सिमम शियर, नहीं, क्रॉस सेक्शन पे नहीं पूछा, इन द शाफ्ट। तो वही चीज करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट का एक्सल फोर्स क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सल फोर्स की वैल्यू दी है ना 100 किलो न्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट कर देना,
और ये दिया है 5 किलो न्यूटन मीटर। इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सल फोर्स का नॉर्मल स्ट्रेस, टॉर्शन का शियर स्ट्रेस निकाल लेना, क्रिटिकल पॉइंट का ड्रॉ कर लेना, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लेना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तो जीरो होगा, उनमें जो सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। फिर टाउ मैक्स मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 जिसमें सिग्मा 3 जीरो है, कॉमा मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 जिसमें सिग्मा 3 जीरो है। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। तो ये एक होमवर्क है, तो 2 होमवर्क दिया हूं, कल डिस्कस भी करूंगा। और कल कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन, उसके तुरंत बाद हम लोग थिन प्रेशर वेसल पे मूव करेंगे। ओके।